What's up everyone? Welcome back to our beautiful such channel. For more related and important videos, please subscribe the channel, click the bell icon and share, comment and like the videos. Let's begin. रही है। चलो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ पढ़ाना ISLM से रिलेटेड चीजें। गाइस एक बार मैं कल की क्लास का रिव्यू कर देता हूँ शॉर्ट में ISLM का। कल हम लोगों ने बेसिकली IS से शुरुआत करी थी। हाँ, एक मैंने आपको न्यू केनेडियन थ्योरी का अजम्पशंस बताया था। एक बार शॉर्ट में रिकॉल कर लेते हैं कितनी अजम्पशंस होती हैं? 4। ठीक है, कौन कौन सी बताते रहना मुझे। एक तो डिमांड क्रिएट ऑन सप्लाई, बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। क्यों डिमांड क्रिएट ऑन सप्लाई? मतलब मैंने मतलब हमेशा रीडिंग हमें तो रहती है हमारी रीडिंग, तो मतलब डिमांड क्रिएट ऑन सप्लाई का कंसेप्ट आपको मालूम होना चाहिए। क्रिएट इट्स ओन सप्लाई, इसका मीनिंग आपको पता है। अभी कुछ नोट वोट मत करना है, तो ओरल डिस्कशन कर रहा हूं मैं। इसका मीनिंग आपको पता है होना चाहिए कि according to classical this is basically full employment। और ध्यान रखना this is not the curve, यहाँ तक कर्व नहीं, बस एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर कर्व होगा, ये उससे नीचे नहीं जाएगा। ये एक बच्चे ने पूछा क्यों, मैंने बताया था क्यों, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, अगर मान लो मैं इधर भी हूं, अगर आपके हिसाब से मैं इधर भी कर्व बनाता हूं, तो एट प्राइस 0 आप कभी इतना आउटपुट थोड़ी बना सकते हो? कभी बनाओगे? नहीं बनाओगे। अगर आप फुल एम्प्लॉयमेंट का इतना प्रोडक्शन कर रहे हो तो एट पर्टिकुलर पॉइंट की बात करोगे P1 की, ठीक है। और दूसरी चीज, जो शॉर्ट रन एएस कर्व होते हैं वो हमेशा अपवर्ड स्लोपिंग होते हैं। लेकिन ध्यान रखना, ये वो अपवर्ड स्लोपिंग डायग्राम से जो इकोनॉमिक्स ने माना, राइट। तो अब इसका मतलब ये हो जाएगा, जो हमारा एडी होगा वो ये हो जाएगा, राइट। अच्छा, एक चीज मैं आपको और क्लियर करना चाहता हूँ। ये डिमांड क्रिएट्स इट्स ओन सप्लाई, देखो ये केन्स की थ्योरी है, न्यू केनेडियन थ्योरी है। उनका मानना ये क्लियर था, न्यू केन्स का मानना ये क्लियर था कि अगर हमारा ये Y1 से YF जाएगा वो ओनली ड्यू टू एडी जाएगा। आप एग्रीगेट डिमांड के थ्रू ही लेके जा सकते हो, मतलब आप एडी को चेंज करते जाओ। एडी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, इसलिए आपको पता होगा जब आप लोग ISLM पढ़ते हो, तो ISLM में एक पॉइंट के बाद में आप एडी को डिराइव करोगे। एक तो एग्रीगेट डिमांड हमने ये बना रहा है, और एक एग्रीगेट डिमांड अब आएगा, तो जो आएगा ये अब वाला होगा, आफ्टर वाला, ठीक है। वही वाला पूरा का पूरा इक्वेशन वगैरह, प्राइस होगा, इंटरेस्ट रेट होगा, अल्फा जी होगा, गामा होगा, दुनिया भर की कहानियां होंगी, ठीक है। तो डिमांड क्रिएट्स ऑन सप्लाई का मतलब होता है कि यहां से यहां तक आने के लिए हमारा जो फैक्टर होगा वो ओनली एग्रीगेट डिमांड होगा, ठीक है। तो ये चीज जानना, डिमांड क्रिएट्स इट्स ओन सप्लाई का मतलब ये होता है, कोई पूछे तो ये होता है, दिमाग में रखना, बिठा के रखना। दूसरी मेरी असम्पशन थी कि कंजम्पशन एंड सेविंग्स आर फंक्शन ऑफ इनकम। ये केन्स की सबसे बड़ी असम्पशन है, छोटी मोटी असम्पशन नहीं। केन्स की इकोनॉमिक्स की शुरुआत ही ऐसी होती कि कंजम्पशन और सेविंग फंक्शन जो इनकम का होगा। क्योंकि आप देखो समझना, उनसे पहले वो लोग, वो इकोनॉमिक्स, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, एक इकोनॉमिक्स आए हैं जिनका नाम है सोलो। आपको पता है वो कौन सी थ्योरी को फॉलो करते हैं? सोलो फॉलो करते हैं नियो क्लासिकल को, NEO क्लासिकल। सोलो इकोनॉमी बेस्ड ऑन नियो क्लासिकल, NEO क्लासिकल। सोलो के अकॉर्डिंगली सेविंग्स एक्सपेंडिचर गिवन होती है। सोलो अगर आपने पढ़ा होगा तो S बार होता है ना। सेविंग्स इनकम पे डिपेंड तो नहीं होती, ठीक है। उसके बाद में अगर आप फॉलो करते तो फिर एंडोजेनस मॉडल आता है, बाद में आता है, पहले एक्सोजेनस मॉडल रहता है। तो मेरे कहने का मतलब है, हर वो इकोनॉमिक्स जो क्लासिकल्स को फॉलो करते उनके हिसाब से सेविंग्स वगैरह इनकम पे डिपेंड नहीं करती, राइट। लेकिन ये जो होते हैं केन्स वाले, उनका मानना है सेविंग्स और कंजम्पशन एज अ फंक्शन ऑफ इनकम। इस चीज को दिमाग में रखना। उसके बाद एक असम्पशन थी हमारे पास में, इन्वेस्टमेंट हैज टू कंपोनेंट, और ठीक है, नो डाउट ये अब ये भी चीज समझ के रखना, इट इज ए न्यू केनेडियन असम्पशन, नॉट प्योर केनेडियन असम्पशन। प्योर केन्स ने ये बात नहीं की थी। प्योर केन्स क्या मानते थे? I इज इक्वल टू I बार। लेकिन न्यू केनेडियन मानते थे I इज इक्वल टू I बार माइनस का BI, राइट। एंड वो न्यू केनेडियन कौन से? हिक्स और हिंसन। क्या? हाँ, मैं बताता हूँ। दिस इज द इंटरेस्ट सेंसिटिविटी, रिस्पॉन्सिव रेंज सेंसिटिविटी, ठीक है। अगर आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है
तो उसके बेसिस पे आपकी इन्वेस्टमेंट कैसे अफेक्ट हो रही है, बिकॉज देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन इंटरेस्ट रेट एंड इन्वेस्टमेंट। अगर आपकी इकोनॉमी के अंदर इंटरेस्ट रेट वेरी कर रहा है, अब इस चीज को भी समझना, जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं, ये है, दिस इज आई, दिस इज स्मॉल आई, दिस इंटरेस्ट रेट, दिस इज इन्वेस्टमेंट। अब देखो हमें पता है फॉर्मूला होता है ये आई इक्वल्स टू आई बार माइनस का बी आई। एक डायग्राम ये भी हो सकता है, एक डायग्राम ये भी हो सकता है, एक डायग्राम और ऐसा भी हो सकता है। मतलब ये इन्वेस्टमेंट फंक्शन तीन टाइप के बन सकते हैं, स्टीपर बन सकता है, ठीक है, फ्लैटर बन सकता है, और एक अपने नॉर्मल यूनिटरी बन सकता है। दिस इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन बी, राइट, ये बी पर बेस्ड है, यानी लिटिल चेंज इन इंटरेस्ट रेट अफेक्ट द इन्वेस्टमेंट एट अ लार्ज लेवल, ठीक है। अब जैसे कि एग्जांपल मैं आपको देता हूं, बहुत सी इकोनॉमी के अंदर लोग होते हैं कि उनका हल्का सा इंटरेस्ट रेट चेंज हो जाता है और वो एकदम से इकोनॉमी के अंदर हाई इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। जैसे एग्जांपल बिटकॉइन है, ठीक है, बिटकॉइन एक ऐसी चीज आती जा रही है, उसमें हल्का हल्का चेंज भी बहुत बड़ा गैप हो जाता है। देखो बिटकॉइन का हल्का सा प्राइस इधर उधर हुआ, तो लेकिन जो बी है ना, उसका बी वो बहुत हाईली इंपैक्टेड है, बहुत हाई लेवल का है, ठीक है। तो मतलब कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट है, मेरे कहने का मतलब है कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट है इकोनॉमी के अंदर, ठीक है। जैसे अभी अभी हम लोग मान के चलते हैं, जैसे छोटा मैं एग्जांपल देता हूँ, ऐसा भी आया कि जैसे जैसे ऑनलाइन चीजें बढ़ी हैं, डिजिटल चीजें बढ़ी हैं, जैसे हमने एक वीडियो यूट्यूब पे डाल दी, एक वीडियो, ठीक है, मैंने एक वीडियो यूट्यूब पे डाली थी एक सबसे मतलब 1-1.5 साल पहले, उस एक वीडियो की वजह से बहुत तगड़ी मार्केट में मतलब नाम हो गया। तो कहने का मतलब क्या है, एक स्टेप और इम्पैक्ट बहुत बड़ा, सो दिस इज द बी, ठीक है, ये होता है। अच्छा, एक इसमें कंसेप्ट आया था फाइनेंशियल मार्केट, ठीक है। अब देखो यही से चीजें दिमाग में रखना, ISLM के अंदर जो हम LM पढ़ेंगे उसके अंदर कंप्लीटली फोकस होगा हमारा लिक्विडिटी मनी का, ठीक है, मतलब मनी प्राइसेस, मनी सप्लाई, मनी डिमांड, स्पेकुलेशन, ट्रांसमिशन डिमांड, प्रिकॉशनरी डिमांड, इन सब चीजों का डिस्कशन होगा, ठीक है। तो वो चीज आप लोग अपने दिमाग में रखना। हम लोगों ने कल स्टार्ट कर दिया था आईएस इक्वेशन को, ठीक है, हम लोगों ने कल आईएस इक्वेशन स्टार्ट कर दी थी। अब आईएस इक्वेशन का मैंने आपको सब बेसिक लेवल बता दिया था, अब टेक्निकल समझना। जैसे आईएस इक्वेशन दैट इज इनकम एंड स्पेंडिंग, हम सबको ये बात पता है, ध्यान रखना। आईएस इक्वेशन इज द गुड्स मार्केट, और इसको हम लोग कहीं ना कहीं क्लासिकल व्यूज के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ, आई इज इक्वल टू आर माइनस का आर प्लस का पाई, ठीक है, दिस इज फिशर इक्वेशन। अभी हम लोग ये एज्यूम करेंगे कि पाई 0 होगा, कोई लोग एक्सपेक्ट भी बोल देते हैं, कोई इशू नहीं इस बात में। हम लोग ये एज्यूम करेंगे कि एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन इज 0, जस्ट आवर अजम्पशन, उसके अलावा कुछ नहीं, मेरी अजम्पशन जाएगी, उसके बेसिस पे हम लोग आई इक्वल टू आर बोल देंगे। बट अगर हम रिप्लेस करने पे आ जाएंगे तो क्या होगा, आईएस डिस्कशन होगा एट द रेट ऑफ आर, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट आर पर, और एलएम होगा आई पर। फिर क्या करेंगे, हम इनको आई या आर में कन्वर्ट करेंगे, फिर एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन इंक्लूड हो जाएगा, फिर एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन भी एक फैक्टर हो जाएगा, जिस फैक्टर के बेसिस पे आप चीजों को अच्छा, मैं ये कह रहा हूं, क्योंकि कल बात कर ली थी इसलिए थोड़ी स्पीड पकड़ रहा था। मैं ये कह रहा हूं कि अभी आईएस के अंदर आर और एलएम के अंदर आई, ये इंटरेस्ट रेट होते हैं। अब क्या होगा कि कभी कभी हम लोगों को एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन भी ऐड कर देंगे। अब उन्होंने मान लो इंट्रोड्यूस कर दिया, जो कि डीएसपी करते हैं, कर दिया, तो ये हमारी मजबूरी हो जाएगी कि अगर हम आईएसएलएम को आई में या आर में ही लिख रहे हैं, तो फिर हमें वहां पे एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक। और जहां एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन इंक्लूड हो जाएगा, देन एक नया कंपोनेंट मिल जाएगा उसको शिफ्ट करने के लिए। और ध्यान रखना, एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन की वजह से एलएम कर्व शिफ्ट होता है। अच्छा, एक बात तो दिमाग में रखना, क्योंकि मेरा काम है सिखाना आप लोगों को, जो पुराने स्टूडेंट गलती कर रहे हैं मैं आपको जरा वहां से थोड़ा सही करता चलूंगा। जितनी चीजें क्लास में सिखा रहा हूं उसके अलावा दुनिया में कुछ नहीं होगा, ध्यान रखना। जितने क्लास में सिखा दी पास्ट ईयर, आप एक बात बताओ, हमारे पास पास्ट ईयर से 2004 से लेकर 2022 तक मोरलेस 19-20 साल के पास्ट ईयर से वो यूजलेस हैं अगर उनको करने से पहले आप कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग ना करो। कुछ बच्चे कहते हैं क्वेश्चन कराते रहो, तो हर एक क्वेश्चन एक नया कंसेप्ट होता है, राइट। तो अपना कंसेप्ट पे ध्यान देना, पास्ट ईयर में कुछ नहीं है अब तो, राइट। अच्छा, अब एक चीज बताओ मैडम, जैसे आपसे पूछता हूं मैं,
ठीक है, एक छोटी सी चीज पूछ रहा हूँ, शिफ्टिंग होती है ना, शिफ्टिंग होती है। शिफ्टिंग का मतलब अगर मैं ये कह रहा हूं कि कोई चीज मैंने चेंज करी है, तो क्या क्या ऐसा होना चाहिए जिसकी वजह से मैं कह सकता हूं कि IHLM में शिफ्टिंग होगी। जैसे एग्जांपल देता हूं मैं आपको, छोटा सा एग्जांपल। हमें पता है कि जो जी होता है ना, जो जी होता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, वो IS इक्वेशन में होता है ना। इतनी तो बात सबको पता ही है, जनरल बात है, गुड्स मार्केट है ये बात। ये क्या ये LM में होता है? नहीं होता। तो इसका मतलब ये है अगर जी चेंज होता है तो शिफ्टिंग कहां पर होगी? LM में तो कोई नहीं होने वाली। ये दिमाग में रखना कि अगर कोई पैरामीटर चेंज हो रहा है तो वो है कहां कहां, जहां जहां है बस वही चेंज होगा। क्योंकि मुझसे बच्चे पूछते हैं यार, मैं बहुत हैरान होता हूं। कल पूछा है पेपर, अभी 1 महीने बाद है, कल पूछ रहे मेरे से डाउट कि फिर वो मैं ये कह रहा था, ये कह रही थी ऐसा ऐसा होगा तो वो शिफ्ट होगा और वो शिफ्ट होगा, काहे को पूछ रहे हो? ठीक है, एक बार नहीं ग्राफ नहीं आएंगे, वो अंडरस्टूड रहेगा, चीजें माइंड में रहनी चाहिए आपके सारी चीजें। हाँ मैं बताता हूँ, वो ना इक्वेशन पे डिपेंड करेगा। इट डिपेंड्स ऑन इक्वेशन। आपको देखना है। देखो मैं जब ये अभी मैं आपको करवाऊंगा, हम ये कहते हैं कि जो अपवर्ड स्लोपिंग डायग्राम्स होते हैं वो 2 तरीके हो सकते हैं, या तो वो ऐसे हो सकते हैं या वो ऐसे हो सकते हैं। अब यहाँ पे अगर I है, यहाँ पे Y है, यहाँ पे भी I है, यहाँ पे Y है, तो ध्यान रखना इन दोनों को जो रिलेशनशिप होगा वो लीनियर होगा और इन दोनों को जो रिलेशनशिप होगा वो नॉन लीनियर होगा। तो इट डिपेंड्स ऑन इक्वेशन। ठीक है, जैसे कोई भी एग्जांपल लेता हूँ, अपवर्ड है तो अपवर्ड होने को मल्टीपल रीजंस होते हैं। Y इज अ फंक्शन ऑफ I और उसके पॉजिटिव रिलेशनशिप है। अब ये हो सकता है कि ये -1 में I लिखा हुआ, तो अब ये क्या था, ये है डायरेक्ट I बढ़ेगा तो ये वैल्यू क्या होगी, कम, और ये वैल्यू कम होगी, और ये क्या है माइनस प्लस, तो Y बढ़ेगा। कहने का मतलब है I बढ़ने से Y बढ़ रहा है। बट दिस इज नॉट स्ट्रेट लाइन, दिस इज कर्वेचर फॉर्म। अब क्यों? क्योंकि स्ट्रेट लाइन वो होता है जिसका सीधे सीधे लीनियर रिलेशनशिप होता है। अब इसको ऐसे भी देख सकते हो, -I⁻⁻1, तो दिस इज नॉट लीनियर ना, ये लीनियर थोड़ी है, तो नॉन लीनियर है। -1 लीनियर के लिए 1 होनी चाहिए पावर, बात खत्म हो गई। ठीक है, तो ध्यान रखना लीनियर रिलेशनशिप होने चाहिए हमेशा। ठीक है, तो ये बेसिक सी बात है। तो IH की बात करिए। अच्छा, IH इक्वेशन को बनाने के लिए हम लोगों को क्या क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे हमें बेसिकली एक ही शुरुआत करनी है, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर को हमें Y के इक्वल करना है। Just we assume that aggregate expenditure equals to Y, right? अच्छा, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला क्या होता है? जस्ट आप सबको बता, P + I + G। अच्छा, मैंने एक चीज बता देता हूँ आपको, अगर हम प्योर केन्स की बात करते हैं तो प्योर केन्स के अंदर जो नेट एक्सपोर्ट होगा वो नहीं होगा। प्योर केन्स नेवर टॉक्ड अबाउट द ओपन इकोनॉमी, राइट? तो ओपन इकोनॉमी की बात किसने करी है? बाद में हुई है एक्सपेंशन के थ्रू। ठीक है, अभी हम नेट एक्सपोर्ट को लिख तो नहीं रहे बट ऐड करेंगे। ठीक है, अभी नहीं लिख रहे। एक बात, दूसरी चीज, ये बार होता है, ये C बार, मतलब ये आपने कल कर लिया था, जनरल लेवल पे डिस्कशन कर रहा हूं मैं, स्मॉल c इंटू YD। ठीक है, प्लस का I बार माइनस का BI प्लस का G बार। अब ये जो C बार है ये स्मॉल c YD का फॉर्मूला होता है Y माइनस का T, और जो T होगा वो क्या 2 तरीके का हो सकता है। यहाँ पे फिर मैं क्वेश्चन आपको रिकॉल करवाऊंगा। अब जैसे T है, अब अगर T बार हो जाएगा, T जो होगा वो T बार हो जाएगा, तो जो यहाँ पे स्लोप निकल के आएगा जिसको हम अल्फा बोलते हैं, मतलब स्लोप जो आएगा मल्टीप्लायर जो आएगा, बेसिकली मल्टीप्लायर है ना, वो अल्फा G होगा या अल्फा होगा ओनली? अगर ये T बार होगा, नहीं मल्टीप्लायर, वो सिंपल मल्टीप्लायर है। अगर यहाँ पे T बार होगा, मैं रिपीट कर रहा हूं, T बार होगा, T बार, तो यहाँ पे अल्फा G होगा या अल्फा होगा? अल्फा होगा, ध्यान रखना अल्फा होगा। और अगर ये T बार ना होकर इक्वेशन बन जाए TY, कहने का मतलब लमसम टैक्स और प्रोपोर्शनल टैक्स। अगर लमसम टैक्स है तो अल्फा होगा, और अगर प्रोपोर्शनल टैक्स है तो अल्फा G होगा। ये ऑनलाइन वाले भी मेरी बात समझ लेना, और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो वो रिकॉर्डेड सेशन देख रहे हैं, ठीक है, रिकॉर्डेड सेशन देख रहे हैं, हमारे स्टूडेंट की क्वांटिटी अराउंड 40+ हो चुकी है।
बट स्टूडेंट ऑनलाइन ऑफलाइन मिला के, बट नहीं दिख रहे हैं मुझे, सारे ऑनलाइन ही लेते हैं, वो भी रिकॉर्डेड। ठीक है, वो अपनी आपकी चॉइस है। कोई है देखो ना, हमारे अच्छे बच्चे आओ। और वो दूसरी क्या है, वो नहीं है, वो रिकॉर्डिंग देखेगी नहीं, रिकॉर्डिंग तो देखोगी, रिकॉर्डिंग देखेगी वो, और क्या देखना, रिकॉर्डिंग ही पढ़ना है उसको लड़की को। तो ये चीज चल रही है, बच्चे रिकॉर्डिंग में ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। आई नो, मुझे पता है गई थी वो। अच्छा चलो कोई बात नहीं, क्वेश्चन पूछ रहा था मैं। दिस इज एई। तो फाइनल लेवल पे हमने इसको फाइनली डिराइव कर दिया। अगर गाइस समझना, मैं इसको वो लिख रहा हूं, टी को टी वाई लिख रहा हूं, तो और इसको मैं y के बराबर कर रहा हूं, तो y मैं ना वो डायरेक्ट इक्वेशन लिख रहा हूं कल वाली। ठीक है, दैट इज a बार माइनस का बी आई अपॉन में, या आप इसको ऐसा कह सकते हो कि टी वाई था, तो आप इसको अल्फा जी बोल दो। ठीक है, और ये जो अल्फा जी है वो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में 1 माइनस का सी प्लस का सी टी। ठीक है, एक बात हो गई। तो दिस इज द, ध्यान रखना, दिस इज द इक्वेशन ऑफ आई एस। सो हमने पहले एल्जेब्रिकली इक्वेशन ऑफ आई एस पढ़ लिया। अब बात होगी किसकी, कि भाई जो आई एस कर्व है वो बेसिकली डिराइव्ड कैसे होता है। आप खुद सोचो, जैसे आई एस कर्व मैंने यहाँ बनाया है, ये दिस इज वाई, दिस इज आई। और अच्छा एक चीज और बताना का, सबसे पूछ रहा हूं मैं, ये आई है, आई की पावर है 1, वाई की पावर है 1, तो जनरली आई एस कैसे बनेगा, स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, ये मतलब बता दो, ये ओरल डिस्कशन होते हैं स्ट्रेट या कर्वेचर फॉर्म में। ठीक है, वो ओरल डिस्कशन होते हैं स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो दिस इज वाई, दिस इज आई। ठीक है जी। अच्छा, अब बात एक तो क्या हो गया गाइस, ये हो गया हमारा इक्वेशन ऑफ आई एस, दिस इज द डेरिवेशन ऑफ आई एस। नाउ जो आई एस कर्व होता है वो बेसिकली इस तरीके से बनता है। अगर मैं आपको थोड़ी चीजें याद दिला दूं, तो हमने एक डायग्राम बनाया था शायद, ये एडी था, ये वाई था, यहां से एडी स्टार्ट हुआ था, यहां से ए से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, मैं ज्यादा इंटरेस्टिंग न्यूज में, लेकिन हाँ ये होगा कि अगर इकोनॉमी के अंदर हमारा मान लो आउटपुट बढ़ता है, तो आउटपुट नहीं, अगर इंटरेस्ट रेट चेंज होता है, तो इंटरेस्ट रेट चेंज होने की वजह से इट विल शिफ्ट, एडी शिफ्ट होगा, जिसकी वजह से हमारा आई एस बनेगा। मतलब इसमें इंटरेस्टेड है नहीं हम ज्यादा, इसी में इंटरेस्टेड है। ठीक है, वो बाद में बना था, हाँ वो ऊपर नीचे था, वो मैंने जगह नहीं मिल गई थी। मतलब इसलिए मैं ज्यादा इंटरेस्टेड में बिल्कुल भी नहीं हूँ, क्योंकि ये नहीं कोई पूछने वाला, आई एस क्वेश्चन का गेम रहना है। ठीक है, इसको भी तो ज्यादा देखना नहीं है। तो ये हमारी कल की क्लास का रिकॉर्डिंग था, राइट। अब यहाँ के बाद से जो शुरुआत होगी, सेकंड पॉइंट होता है स्लोप। गाइस अगर मैं यहाँ पे आपसे बात करता हूँ स्लोप ऑफ आई एस, वैसे तो गाइस इक्वेशन जो होती है वो ये होती है, ठीक है, लेकिन हम इसको लिखना पसंद नहीं करेंगे। आप खुद सोचो, y इज अ फंक्शन ऑफ i, ठीक है। और जब मैं इसको स्लोप की फॉर्म में लिखना चाहूंगा, तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन i अपॉन में चेंज इन y। am I right here? स्लोप का फॉर्मूला होता है चेंज इन y एक्सिस वेरिएबल अपॉन में चेंज इन i एक्सिस वेरिएबल। एंड फॉर दिस हम लोगों को इसको क्या करना पड़ेगा, इन टर्म्स ऑफ i, मतलब i इज इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ y करना पड़ेगा। तो मैंने क्या करा, इसको कुछ इस तरीके से सॉल्व किया, i इज इक्वल टू, या थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको हम, a बार माइनस का bi इज इक्वल टू y अपॉन में अल्फा जी, और ये हो गया a बार, मेरे ख्याल से हाँ दिख रहा है, ये हो गया a बार माइनस का y बाय अल्फा जी इंटू 1 अपॉन में b, दैट इज इक्वल टू i। आपने देखा होगा क्योंकि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, कोई बताएगा, क्योंकि मुझे डेल आई बाय डेल वाई चाहिए, तो लॉजिकली वो i इज इक्वल टू होना चाहिए, है ना जी, लॉजिकली तो i इज इक्वल टू होना चाहिए। और फिर मैंने अगर इसको डिफरेंशिएट कर लिया, चेंज इन i विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन y, तो मुझे यहाँ से क्या मिलेगा फ्रेंड, एनीवन एल्स, कोई बताएगा मुझे क्या मिलेगा, a का 0 हो जाएगा, माइनस का एलएच आ जाएगा, y का 1 हो जाएगा, 1 अपॉन में अल्फा जी b आ जाएगा। तो इसका स्लोप क्या हो गया,
इसका स्लोप क्या होगा फ्रेंड्स, दैट इज -1/1 में अल्फा जी इंटू बी। ठीक है बेटा, यहां तक मेरी बात आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई। बस एक मिनट रुकना गाइस, बस 1 मिनट वेट करना। ये हो गया, तो दिस इज द स्लोप। अब स्लोप में ना गाइस 4 बातें आती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आप देखो पास्ट ईयर्स को, क्योंकि हमें पढ़ते हुए पास्ट ईयर्स पे भी फोकस करना है। 4 बातें पूछी हैं कि भाई आईएस का स्टीपर कब होता है, आईएस का फ्लैटर कब होता है, आईएस का वर्टिकल कब होता है और आईएस का हॉरिजॉन्टल कब होता है। तो 4 बातें पूछी हुई है। ठीक है, इवन तुमने अगर डॉन बुश को भी देखो तो वहां पे स्टीपर फ्लैटर तो क्लियरली लिख रखा कई बार, है ना। लेकिन प्रॉब्लम मुझे क्या लगती है डॉन बुश में, देखो अगर मैं भी आपको थ्योरेटिकल समझाऊं कि भैया ऐसा ऐसा होगा, ये स्टीपर होगा, तो भूल जाओगे, है ना। कल की बात भूल जाते हैं हम तो 6 महीने बाद की बात कर रहे हो, बेवकूफ वाली बात कर रहे हो, क्यों यकीन कर रहे हो हमसे इतना। ठीक है, नहीं मैं आपको सिखाऊंगा मैथमेटिकल। मैथ में क्या होगा, हमें टेक्निक याद समझ में, आज दिमाग में रहेगी मैथमेटिकल। आफ्टर दैट मुझे इनका इकोनॉमी मीनिंग, फिर आप खुद सोचो, मैंने मैथमेटिक्स सिखा दिया, फिर मुझे इनका इकोनॉमी मीनिंग पता कि व्हाट इज सी व्हाट इज टी। तो अगर मुझे पता लगेगा सी टी की वजह से ऐसे ऐसे बढ़ने का कम होता है, अल्फा जी चेंज होगा, फिर इसकी फिल्टर होगा, फिर मैं उसको इकोनॉमी में कन्वर्ट कर सकता हूँ। ये मेरी टेक्निक है, मतलब मैं कहना चाहता हूँ मेरी टेक्निक है। मैं पहले मैथमेटिकल देन इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो हमें अब 4 ऑप्शन लेके चलने, आप नोट कर रहे थे कर लो, ये कर लिया, जल्दी से कर लो। फिर हम बातें करते हैं वही स्टीपर फ्लैटर, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। ठीक है, साथ साथ मैं बोलता भी रहता हूँ। देखो क्या ध्यान रखना, स्टीपर अगर कोई पूछे कि स्टीपर, सुनते रहो और नोट करते रहो, मैं रफ कर दूंगा अपनी बात खत्म होते ही। हाँ, मैं बोल रहा था, देखो स्टीपर का मतलब होता है कि वाई एक्सिस वेरिएबल में ज्यादा चेंज होना। और ठीक है, स्टीपर का मतलब होता है, मतलब ये दिमाग में रख लो, स्टीपर का मतलब होता है, अब खुद सोचो डायग्राम अगर ऐसा है, ऐसा, अरे मैं ये कह रहा हूं वाई एक्सिस वेरिएबल, नॉट वाई, मैं कह रहा हूं वाई एक्सिस वेरिएबल। अब मैं आपको स्टीपर का मतलब समझा रहा हूं ब्रदर, मैं आईएस का स्टीपर नहीं बता रहा, मैं स्टीपर का मतलब समझा रहा हूं। स्टीपर का मतलब होगा जब वाई एक्सिस वेरिएबल में ज्यादा चेंज आएगा एज कंपेयर टू एक्स एक्सिस वेरिएबल में। ठीक है, और फ्लैटर में इसका उल्टा हो जाएगा, फ्लैटर में ये जब वाई एक्सिस वेरिएबल में कम चेंज आएगा और एक्सिस वेरिएबल में ज्यादा चेंज आएगा। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, हम कोई भी पॉलिसी लगाएंगे तो पॉलिसी किसके लिए लगेगी, एक्स एक्सिस वेरिएबल के लिए, राइट। वहीं पर ही क्राउडिंग आउट का कंसेप्ट आ जाएगा, वहीं पर ही पॉलिसी इनइफेक्टिवनेस आ जाएगा, वहीं पर ही पॉलिसी कंप्लीटली इफेक्टिवनेस आ जाएगा, राइट। एक ही दिमाग में रखना। अब अगर मैं यहाँ पे चाहता हूँ एग्जांपल 4 टाइप्स ऑफ आईएस कर, तो इसका मतलब क्या होता है, 4 टाइप्स में शुरुआत हम करेंगे। आप बताओ, एक काम करते हैं वर्टिकल से शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ आईएस। ठीक है, तो 4 टाइप्स के हो सकते हैं ये। पहले है वर्टिकल आईएस, पहले मैथमेटिकल फिर इकोनॉमिक्स। देखो वर्टिकल आईएस का पहले तो मतलब समझ लो, दिस इज वाई, दिस इज आई, दिस इज आईएस कर। मतलब वर्टिकल का मतलब ये होता है कंफर्म, कोई किंतु परंतु नहीं है यहां पर। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, इक्वेशन क्या थी जनरल लेवल पर, अगर मैं आपको याद दिलाऊं, क्योंकि हम स्लोप की बात कर रहे हैं, तो स्लोप मतलब आप ये उठा लोगे, चेंज ऑफ वाई में चेंज ऑफ आई इज इक्वल टू -1/1 में अल्फा जी इंटू बी। मैं आपको बस ये सिखाना चाहता हूँ
माइनस साइन को हटा दो क्योंकि ये मॉडुलस में होता है। दिमाग में रखना, माइनस साइन ये शो कर रहा था कि जो एक्चुअल आईएस होगा वो डाउन स्लोपिंग होगा। ठीक है, जो एक्चुअल होगा वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। राइट, इस बात को आप दिमाग में रखना। आगे हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। अब जैसे कि ये है, तो मैंने डेल वाई इंटू 1 में अल्फा जी, या ऐसा रख लो, हमने इसको y इक्वल टू कर लिया, तो ये हो गया डेल आई इंटू अल्फा जी इंटू बी। राइट, अब एक बार बताओ, छोटी सी चीज बताना, अगर ये वर्टिकल है तो वर्टिकल का मतलब होता है चेंज ऑफ y इक्वल्स टू 0। एम आई राइट हियर? मतलब ये जो y इसका बदलाव 0 होगा, चेंज ऑफ y इक्वल्स टू 0। ठीक है, अच्छा, अब चेंज ऑफ y इक्वल्स टू 0, तो मुझे ऑब्वियसली बात है ये इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब मुझे एक चीज बताना, यहाँ पे दो इक्वेशन है, एक ये है और एक ये, दोनों को दोनों मिलके हैं। क्या डेल आई 0 होगा? क्या डेल आई 0 होगा? नहीं, क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये तो बदल रहा है, तो ये तो 0 होगा नहीं। तो अगर ये 0 तो किस वजह से 0 होगा? दिस इक्वेशन 0 इफ एंड ओनली इज व्हेन अल्फा जी इंटू बी इक्वल्स टू 0। राइट, मैं कह रहा हूं मैथमेटिकली समझना सारी चीजों को, पहले बाद में इकोनॉमिक्स अपने आप ले आना, क्योंकि टर्म्स का मतलब होता है इकोनॉमिक्स। राइट, तो इफ एंड ओनली व्हेन अल्फा जी इंटू बी इक्वल्स टू 0। अच्छा, अब देखो अल्फा जी है, अब खुद सोचो, या तो अल्फा जी 0 या फिर बी 0। ठीक है, या तो अल्फा जी 0 या फिर बी 0। अच्छा, अल्फा जी का फॉर्मूला क्या होता है? 1/1 में वो का सी प्लस का सी टी। अल्फा जी 0 कब होगा? अल्फा जी 0 कब हो सकता है? जब उसका डिनोमिनेटर क्या होगा? इन्फिनिटी। जब उसका डिनोमिनेटर क्या होगा? इन्फिनिटी। मुझे बताओ, इज इट पॉसिबल कि डिनोमिनेटर इन्फिनिटी हो जाए? क्यों? क्योंकि कंजम्पशन लाइज बिटवीन 0 to 1। टी इज द प्रोपोर्शनल टैक्स रेट, वो लाई करेगा 0 to 1 में, वो भी 0 to 1 और वो भी 0 to 1। तो खुद सोचो, कुछ भी हो जाए, क्या ये इन्फिनिटी तक पहुंच सकता है? नहीं पहुंच सकता। इसका मतलब ये वाला टर्म इज नॉट पॉसिबल। मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि कौन सी चीज वैलिड है इसकी वर्टिकलनेस के लिए। ठीक है, तो पहले तो मैंने इसको हटाया ऑप्शन में से। ये अब क्या होता है, 4 ऑप्शन होते हैं हमारे पास वर्टिकल के रीजन के लिए, तो हमने एक एक करके चीजों को हटाते जा रहे हैं। ठीक है, तो पहले ये हट गया, फिर वो हट गया, अब अल्फा जी भी हट गया, अब बचा क्या? बी 0। ध्यान रखना, बी 0 पॉसिबल है, बी 0 पॉसिबल है, क्योंकि अगर बी 0 होगा तो हमारा डेल वाई 0 हो जाएगा, और डेल वाई 0 होगा इसका मतलब हमारा आई एस कर्व वर्टिकल होगा। जहां से अब हम अपनी इकोनॉमी लेकर आते हैं। ठीक है, ये तो हो गया मैथमेटिकल। अब आता है इकोनॉमिक कंक्लूजन। देखो, व्हाट इज बी हियर? जनरली बी क्या होता है? ऑफ रिस्पॉन्स ऑफ इंटरेस्ट रेट, यानी इंटरेस्ट रेट का जो रिस्पॉन्स है ऑन व्हाट, किस पर? इन्वेस्टमेंट पर। यानी इंटरेस्ट रेट का जो रिस्पॉन्स है इन्वेस्टमेंट पर वो 0 है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है वट एवर द इंटरेस्ट रेट डजंट मैटर, इन्वेस्टमेंट चेंजेस, इन्वेस्टमेंट रिमेन सेम। और जब हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट रिमेन सेम, इसका मतलब वी आर कंफर्म दैट कि हमें हर साल कितना इन्वेस्ट करना है। और एक बात और, हमारी इकोनॉमी का आउटपुट किस पर डिपेंड होता है? 2 चीजों पर डिपेंड करता है, एक लेबर मार्केट पर और एक इन्वेस्टमेंट पर। जनरल इन्वेस्टमेंट मतलब कैपिटल इन्वेस्टमेंट पर। अब मुझे बताओ, इन्वेस्टमेंट अगर हमेशा फिक्स रहेगी, इसका मतलब हम लोग हर साल कितना बनाएंगे? फिक्स। अच्छा, लेबर मार्केट इस चीज का इफेक्ट नहीं होगी। राइट, इसका मतलब लेबर मार्केट को यहाँ से हटा दो। तो अगर मेरी इन्वेस्टमेंट फिक्स है, क्योंकि ये आप खुद सोचो, आई इक्वल्स टू आई बार माइनस का बी आई है। ठीक है, आई इक्वल्स टू आई बार माइनस का बी आई, यहाँ पे ये 0 हो गया, तो आई क्या हो गया? इक्वल्स टू आई बार ओनली। इसका मतलब इन्वेस्टमेंट फिक्स हो गई। अगर इफ इन्वेस्टमेंट फिक्स, इट मींस व्हाट? आवर प्रोडक्शन इज फिक्स्ड। और प्रोडक्शन फिक्स एक ही सिचुएशन में हो सकता है जब हम लोग कहां पर हो? फुल एम्प्लॉयमेंट पर हो। राइट, जब हम लोग कहां पर हो? फुल एम्प्लॉयमेंट में हो। तो ये अच्छा एक बात हो गई। ये चीज किस चीज को रिजल्ट करती है? ये चीज इस चीज को रिजल्ट करती है कि अगर वर्टिकल आईएस है तो किसका आईएस है? क्लासिकल। राइट हियर,
अगर वर्टिकल आई एस तो किसका आई एस है वो? क्लासिकल का। रीजन मैंने आपको दिया है, हवा बातें नहीं करी है, पहले रीजन दिया है, क्योंकि बी जीरो तो आई इक्वल टू आई बार है, इसका मतलब हो जाता है फिक्स इन्वेस्टमेंट विच इज पॉसिबल इफ एंड ओनली when you confirm that कि मुझे कितना प्रोड्यूस करना है। ठीक है, क्या वो नींद आ रही है आज? कॉफी मंगा दूं? चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक? अच्छा, क्या पचीनू की आदत है? ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं आप बोलो तो मैं मंगा सकता हूँ। शब्द बेचारे शक्ल देख रहे सर जी, हमसे पूछ लो। हमसे तो पूछते नहीं, तुमसे क्यों पूछूं मैं? कॉफी पीनी है? ठीक है। दो नहीं तीन दाना मैं भी हूँ। अच्छा ठीक है। हाँ मुझे बताओ कौन सा बेटा? चेंज इन वाई इक्वल्स टू 0 ब्रदर। अब चेंज इन वाई इक्वल्स टू 0 मुझे उसके रीजन ढूंढने हैं। ठीक है, बुझो तो जाने, मुझे इसके रीजन ढूंढने, मैं ढूंढूंगा और जो रीजन मुझे मिल जाएगा पहले मैं कंफर्म हो जाऊंगा रीजन क्या है, फिर उसका इकोनॉमिक मीनिंग ले आऊंगा। अब इसका इकोनॉमिक मीनिंग लिखना है आपको, वो ये लिखना है कि इंटरेस्ट सेंसिटिविटी। अब मुझे एक चीज और बताना, एक होता है इन्वेस्टमेंट डिमांड और एक होता है इन्वेस्टमेंट सप्लाई। इन्वेस्टमेंट डिमांड या सप्लाई? ये इन्वेस्टमेंट डिमांड है, क्योंकि हम लोग कहां की बात करते हैं? एग्रीगेट डिमांड वाले इन्वेस्टमेंट की। तो दिस इज इन्वेस्टमेंट डिमांड। सो ऑफ इन्वेस्टमेंट डिमांड is 0. So this is the reason behind. Then you can say that then our IS curve becomes vertical. This is the economic meaning behind. Right? Clear? अभी शिफ्टिंग लाऊंगा। ये तो फिर टाइप से है, शिफ्टिंग तो आई नहीं अभी तक। ये तो टाइप बता रहा हूं मैं। शिफ्ट पे अरे आऊंगा शिफ्टिंग पे, अभी मत आओ, कंफ्यूज हो जाओगे। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए जी, उसके बाद अगला स्टेप क्या है हमारा? हाँ जी, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल। चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल वाले को। हाँ, थोड़ी स्पीड पे नोट करा करो। पच्चीस तारीख मंडे, ट्यूसडे, मंडे है ना? हाँ, मंडे से 14 तारीख मिला। ठीक है, नहीं 25 तारीख कब की रखी है? वो एग्जैक्ट शेड्यूल में सर कहते थे मुझे एक ही दिन लगातार दे दो, या तो मंडे ट्यूसडे दे दो या ट्यूसडे, मतलब 2 दिन लगातार दे दो। हाँ मैंने रखा था, बट सर के अकॉर्डिंग ऐसा है ना, पूछना तो पड़ेगा उनसे ही कि कब आप अवेलेबल हो। वो कह रहे मुझे 2 दिन लगातार दे दो सर। हाँ वो या कल वो डेमो आपके लिए नहीं है, वो नहीं, स्टूडेंट्स का डेमो वगैरह है। हाँ, जो अभी तक जो डेमो सर ले रहे हैं क्लास, ठीक है, कभी टॉपिक बदलते अपनी मर्जी से, लेकिन जो एक्चुअल क्लास है वो मंडे से स्टार्ट होगी। जो मैं क्यों लूंगा यार, तो एक नहीं है, शाबाश, खुशी होगी। वो डिस्कस कर लेंगे हम, वो डेमो है। मुझे तो तुमने इतना देख लिया है, अब तो सपने में ही आने लग जाऊंगा आपके, है ना? कितना देखा तुमने लगातार 4 दिन हफ्ते में, बहुत होता है किसी को बर्दाश्त करना है इतना। चलो आगे बात करूं। चलिए मेरे बच्चों, इट्स हॉरिजॉन्टल आईएस। सेकेंड हॉरिजॉन्टल आईएस, ठीक है, हॉरिजॉन्टल आईएस। इसका मतलब पहले एक एक करके बात कर लेते हैं। इसका मतलब होगा ये y है और ये I है, ठीक है, ये y और ये I। अच्छा, इसमें चेंज ऑफ I इक्वल्स टू 0, नो डाउट, राइट। और जनरल फॉर्मूला क्या होता है? चेंज ऑफ I अपॉन में चेंज ऑफ y इज इक्वल्स टू, अब देखो मैंने माइनस हटा दिया है, ठीक है,
तो उस पर भी डिस्कशन नहीं, अल्फा जी इंटू बी। और अब मैं ये जैसे चेंज ऑफ आई की बात कर रहा हूँ तो वही कंसेप्ट हम लोग कर लेते हैं। अब चेंज ऑफ आई इक्वल्स टू चेंज ऑफ वाई इंटू अल्फा जी इंटू बी, ऐसा मैं कह सकता हूँ, यही है वो ना? नहीं नहीं सॉरी सॉरी, आप फोन में आएगा ना, वो मुझे उसका याद आ रहा है, अल्फा जी इंटू बी। ठीक है, चलिए जी। अब एक चीज दिमाग में रखना गाइस, जस्ट जनरल लेवल पे, डेल आई जीरो, डेल आई जीरो होने का मतलब फिर ये जीरो होना चाहिए, है ना? अच्छा ये जीरो बड़ा साथ साथ नोट करते जाओ, है ना? ये जीरो होने का मतलब जाता है डेल डेल वाई तो जीरो होने से रहा, तो जीरो क्या हो सकता? अब देखो, अब मतलब इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं, इसकी इंपॉर्टेंस है। तो ये पूरी इक्वेशन जनरली जीरो कब होगी? जब नहीं, एक एक करके बात करेंगे ना, ये पूरी इक्वेशन कब वो होगी? जब वन अपॉन ये मतलब मैंने बोला वन अपॉन में अल्फा जी इंटू बी जीरो इफ एंड ओनली व्हेन अल्फा जी और बी इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी, राइट? इन्फिनिटी मतलब मैंने स्टेप बाय स्टेप सिखा रहा हूं। नाउ देयर आर टू केसेस, फर्स्ट केस अल्फा जी इक्वल्स टू इन्फिनिटी। अच्छा व्हाट इज अल्फा जी? वन अपॉन में हमारा सी प्लस का सी टी। ये इन्फिनिटी कब होगा? इफ एंड ओनली व्हेन वन माइनस सी प्लस का सी टी इक्वल्स टू जीरो। एम आई राइट हियर? समझ लो ना स्टेप मैं कैसे लेके चल रहा हूं। जब ये आपका पूरा का पूरा क्या होगा? जीरो। अब अगर मैं इसके जीरो की बात करता हूं तो हमारे पास मतलब मैंने बोला कि वन माइनस सी प्लस का सी टी इक्वल्स टू जीरो। अब समझना ये कब जीरो होगा? ये जीरो तब हो सकता है, इट इज जीरो इफ एंड ओनली इफ व्हेन इधर मतलब वही कि t इक्वल्स टू जीरो एंड से c इक्वल्स टू वन। मतलब हम लोग सिर्फ लमसम टैक्स पे कर रहे हो, ठीक है, लमसम टैक्स पे कर रहे हो और हमारा कंप्लीट इनकम क्या हो रहा है? वो कंज्यूम हो रहा हो, राइट? अब एक बात मैं आपको बता देता हूं, जो इनकम टैक्स होता है ना वो किस पर होता है? हमारी इनकम पर होता है। इनकम टैक्स बिल्कुल इनकम पर होता है, लेकिन इनकम टैक्स बची हुई इनकम पर होता है। तो ऐसा नहीं कि जैसे मान लो मैं 100 रुपए कमाता हूं एग्जाम्पल, तो 100 रुपए पे नहीं लगेगा, 100 रुपए में जो बचा है ना उस पे लगेगा। इतना गुस्सा? अच्छा कोई 100 रुपए के 100 रुपए पे नहीं लगेगा। 100 रुपए में तो मान लो मेरी 80 रुपए की कंजम्पशन है, ठीक है, 80 रुपए की कंजम्पशन है, तो पहले मैं कंजम्पशन कर लूंगा और जब उसके बाद जो बचेगा उस पर लगेगा। तो इसका मतलब क्या है कि हॉरिजॉन्टल अगर आईएस होगा तो उसका रीजन बस इतना सा होगा कि मैं लमसम टैक्स पे कर रहा हूं, राइट? लमसम टैक्स पे कर रहा हूं क्योंकि टी स्मॉल टी जीरो के लमसम टैक्स है एंड जो मेरा एंटायर इनकम है वो कंज्यूम हो रही है। तो ऑब्वियस ही बात है लमसम टैक्स में पे करूंगा और पे करने को कुछ है ही नहीं मेरे पास, तो साथ में कंज्यूम कर रहा हूं, राइट? इन दिस केस जो कंज्यूमर है वो चला के कुछ पे नहीं कर रहा। तो एक तो रीजन का ये हो गया। इफ टैक्स इज जीरो, कौन सा वाला टैक्स? Proportional tax is zero and the consumer consume entire income, यानी MPC becomes the highest as ever, right? This is the economics meaning, ठीक है? So this is the first case, and now the second case is B is infinity. Guys ध्यान रखना, B is the interest sensitivity, right? B is the interest sensitivity. According to me, it is possible if and only when you talk about the LM market. B infinity का मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है हल्का सा इंटरेस्ट रेट चेंज हुआ है, उस पर इंपैक्ट बहुत सारा बढ़ गया है। हल्का सा इंटरेस्ट रेट चेंज हुआ, इंपैक्ट बहुत सारा बढ़ गया। जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, छोटा सा एग्जांपल, हमारी इन्वेस्टमेंट डिमांड होती है, एक होती है सिक्योर डिमांड, एक होती है इनसिक्योर डिमांड, राइट? एक होती है सिक्योर डिमांड, एक होती है मतलब मैं ना पैसे की डिमांड कर रहा हूँ, ये मुझे पैसा दे दो। मैं दो जगह से मांग सकता हूँ, एक बैंक से बोलूंगा जी बैंक वालों मुझे पैसा दे दो, है ना, और एक मांगूंगा मैं उनसे जो होते नहीं, जो वसूली लेने आते बाद में, कौन से होते हैं वो जो मतलब जो इलीगल जो होते हैं ना, मैं पैसे मांग रहा हूँ, जैसे उससे गुंडे उंडे से पैसे नहीं मांगते, ऊपर दिखा देते, उससे धार ले रखा, फिर वसूली करने आते, मार देते हैं उसको, है ना, ऐसा वाला। समझो बात को, दो जगह से मैं उधार ले सकता हूँ, एक सिक्योर्ड यानी बैंक और एक अनसिक्योर्ड जो मतलब एरे से जो वसूली पे मार भी देंगे, वही वाली बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है? लेकिन मैं फिर भी इन्फॉर्मेशन में मैं वो बोल रहा हूँ जिनमें वसूली करने आते हैं बड़े वाले। नहीं बेचारे वो क्या वसूली करेंगे, उनको तो हमें वसूली कर देते हैं।
ठीक है, तो वो चीज है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, इफ यू हैव टू ऑप्शन, और अगर गवर्नमेंट, क्योंकि तुमको पता है गवर्नमेंट सिक्योर्ड है, बेचारी कहेगी तो कुछ भी नहीं, ठीक है, कहेगी तो कुछ भी नहीं, और वहां पे हल्का सा इंटरेस्ट वेरी करता है, तो हाई इंपैक्ट पड़ेगा इन्वेस्टमेंट पर। मैं वहां से ट्रांसफर होके यहां आ जाऊंगा गवर्नमेंट की तरफ, मतलब सिक्योर की तरफ आ जाऊंगा, राइट? ये तब पॉसिबल है। बट दिस इज हाइपोथेटिकल सिचुएशन। अगर ये एलएम इक्वेशन होती, और वहां पे इंटरेस्ट सेंसिटिविटी इन्फिनिटी होती, तो इसको हम लिक्विडिटी ट्रैप बोलते, लेकिन अब नहीं बोल सकते इसको, ठीक है, क्योंकि ये आईएफ है। तो मेरे हिसाब से ये बहुत रेयर चांस है, तो इसको नॉट पॉसिबल बोलो, क्योंकि जो मैंने एग्जांपल दिया है वो बहुत ही वाहियात सा एग्जांपल है। तो ऑब्वियसली बात है, जो सुनने में एग्जांपल आपको अजीब लग रहा है, तो आप समझो तो प्रैक्टिकली कैसे हो सकती है बातें, इसलिए मैंने एग्जांपल ऐसा दिया है जानबूझ के, कि आपको लगेगा ठीक है ये मजाक के तौर पे बोल रहा है, ये प्रैक्टिकल तो होगा नहीं, तो इसलिए नॉट पॉसिबल। बट ये समझ में आ गया ना, तो इकोनॉमिक मीनिंग समझ में आ गया इसका। अब ये हो गया हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ठीक है, ये आएंगे पेपर में, डेफिनेटली आते हैं। मैं आपको एक चीज सिखाना चाहता हूं, प्लीज डोंट ट्रस्ट ऑन दीज पर्टिकुलर वेरिएबल्स, ये इन वेरिएबल पर 100% ट्रस्ट मत करो, ठीक है। पेपर में वेरिएबल बढ़ सकते हैं, जैसे एग्जांपल हम यहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट लिया है, तो फिर इनमें एक वेरिएबल और आ गया, फिर मैं यहाँ पे एक्सचेंज रेट भी लिया हूं, फिर अब देखो एक्सचेंज रेट कहाँ आएगा, बिल्कुल आएगा एक्सचेंज रेट, है ना, इंक्लूड हो सकता है, फिर और चीजें बदल गई और फैक्टर्स आ गए। और यहाँ पे अगर मैं ट्रांसफर लिया हूँ, ये गवर्नमेंट को जी बार ना बोलकर, जैसे मैंने इसको बनाते हुए गवर्नमेंट को जी बार बोला था, जी को जी बार बोला था, हो सकता है जी नॉट जी बार, जी वो कुछ ना कुछ और हो गया। तो मेरा कहने का मतलब है, प्लीज इन पर्टिकुलर वेरिएबल पे यकीन मत करना, चीजें और भी होंगी, ठीक है। इसलिए मैं आपको सिखा ही ऐसे रहा हूं कि आप इन बेसिक टर्म्स में बातें कर लो, फिर जो जो वेरिएबल हो उनके टर्म में बातें करना, ठीक है, ठीक है मैम, बढ़िया, क्लियर। चलो अब थर्ड स्टेप लेते हैं हम लोग, स्टीपर और फ्लैटर, ठीक है, वन बाय वन, स्टीपर एंड फ्लैटर। बेटा देखो स्टीपर फ्लैटर, हाँ ये मैं मानता हूँ कि इंपॉर्टेंट, मतलब हाईली इंपॉर्टेंट है स्टीपर फ्लैटर आईएफ का। तो मैंने अब तक किसी की थ्योरी नहीं लिखवाई, बट इसकी थ्योरी मैं जरूर लिखवाऊंगा आपको। तो पहले हम लोग ले लेते हैं स्टीपर आईएफ, ठीक है, स्टीपर आईएफ। अच्छा, स्टीपर आईएफ का पहले तो डायग्राम बना लेते हैं हम लोग, ये वाई और ये आई। स्टीपर आईएफ का हमने पहले क्या करा, पहले तो हमने इसका डायग्राम बना लिया, ठीक है, स्टीपर आईएफ का हम लोगों ने पहले डायग्राम बना लिया। अब इस बात से क्या सिग्निफाई होता है, वो ये बताना चाहते हैं कि जो डेल आई है वो मोर है डेल वाई से, हम राइट है, मतलब स्टेप बाय स्टेप ये समझ जाओ कि करवाना क्या चाहते हैं हम लोग, या हम लोगों से ये। अच्छा, उसके बाद में स्लोप क्या होता है, डेल आई बाय डेल वाई इक्वल्स टू 1/1 में अल्फा जी इंटू बी। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो डेल, या इसको ऐसे कर दो, डेल वाई इज इक्वल्स टू अल्फा जी इंटू बी इंटू डेल आई। इसको आगे ले, ज्यादा बेटर है, ठीक है। अच्छा, ये मतलब ये तो स्लोप है ना, ये तो हमारी स्लोप है, ये तो एग्जैक्ट ऐसे रहेगा, लेकिन मुझे चाहिए क्या, अच्छा ये तो यूनिवर्सल था, ये तो अब तक हर जगह फैला हुआ है, बट वो चाहिए कि डेल आई इज मोर देन डेल वाई, ठीक है। अब खुद सोचो, ये चाहिए, लेकिन जहां मैंने डेल आई की मल्टीप्लाई अल्फा जी से करी, वहां ये बराबर हो गया। तमाम भाई मेरी बात, कुछ मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर डेल आई और डेल वाई अकेले अकेले हो तो क्या होगा, डेल आई इज मोर देन डेल वाई होगा, लेकिन अगर मैं डेल आई की मल्टीप्लाई किसी से कर दूंगा तो बराबर हो जाएगा। तो जो मैं जिससे कर रहा हूं, जो वो बता दो कि वो एक से ज्यादा होगा, एक से कम होगा, एक से ज्यादा होगा या एक, क्योंकि वही बात होती है लेस देन मोर देन। अब खुद सोचना डेल आई और डेल वाई, डेल आई ज्यादा, यानी ये वैल्यू ज्यादा है इससे, ये वैल्यू ज्यादा है इससे, मतलब ये कम है और ये ज्यादा है, ये कम है और ये ज्यादा है। तो मैंने ज्यादा वाली वैल्यू की मल्टीप्लाई किससे करी होगी कि कंप्लीट वैल्यू छोटी हो गई, लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करा होगा, राइट हियर, मैंने छोटी वैल्यू से मल्टीप्लाई करा होगा, तब जाके ये वैल्यू क्या हो गई, कम। मैं फिर रिपीट कर देता हूं, ये जो है ये इससे ज्यादा है, तो ये वाली जो इससे ज्यादा, तो मैंने ज्यादा वाली की मल्टीप्लाई
किसी छोटी, अब छोटी का मतलब ये नहीं होता, मतलब छोटी मतलब क्या, हम 1 से कंपेयर कर लेते हैं, मतलब 1 से ज्यादा और 1 से कम, 1 से कम है तो डेसिमल रहेगा, राइट। अच्छा, इसको और आसान भाषा में डिस्कस कर लेते हैं, इसको ना हम लेस और मोर में बात करेंगे, लेस और मोर, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये बराबर, ये ऐसा इसलिए होगा, दिस इज पॉसिबल इफ एंड ओनली इफ व्हेन अल्फा जी एंड बी इज लेस देन कोई पर्टिकुलर वैल्यू मान लो, है ना, कोई पर्टिकुलर वैल्यू मान लो, या बोल दीजिए कम होगा ये। तो इसमें भाषा पता क्या क्लियर हो जाएगी, लैंग्वेज हमारी। जब हम लोग फ्लैटर की बात करेंगे, हम करेंगे तो उसको भी मोर बोल देंगे। और पेपर में यही होता है, ये स्टीपर है तो ये मोर होगा और वो लेस होगा, ठीक है। एक बात, यहाँ तक मेरी बात आपको समझ में आ गई। और मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ, हाँ मैं एक चीज और बोलना चाहता हूँ, जो लेस है ना एज कंपेयर टू ओल्ड वाला वैल्यू, जैसे जैसे एग्जांपल, जब ये बिल्कुल यूनिटरी होता था, बिल्कुल ऐसा होता था यूनिटरी, ठीक है, उसमें जो अल्फा जोड़ बी होता था, और अब जो अल्फा जोड़ बी है ये वाला कम है एज कंपेयर पुराने वाले, इसलिए मैं आपको यहाँ पे लेस वर्ड यूज कर रहा हूँ। मान लो ये डैश है तो ये पुराने वाले से छोटा है, और पुराना वाला कौन सा था, जो स्टीपर नहीं था वो यूनिटरी था, राइट, क्लियर। चलो आगे बात करते हैं, समझने का ध्यान से आगे यहाँ पर। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको कि मैंने बोला कि अल्फा जी एंड बी इज लेस, ये वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें दोनों चीजें वैलिड होंगी। दो केस बनेंगे, एक तो बनेगा अल्फा जी बेसिकली इज लेस, और एक केस बनेगा बी इज लेस। तो यहां से तो आप शायद समझ गए हो, इसका इकोनॉमी मीनिंग है इफ इंटरेस्ट sensitivity of investment demand, ठीक है। then IF curve becomes more steeper। आप इसको ऐसे भी कह सकते हो और करके, एज इंटरेस्ट सेंसिटिविटी रेट डिक्रीजेस विच इंप्लाइज दैट मोर एंड मोर स्टीपर IF। अब कभी भी आएगा तो भूलना मत, क्या ये स्टीपर होता है, जैसे ऐसे नहीं कि वो आपसे ऑप्शन देंगे, वो ऐसे पूछ सकते हैं कि बी क्या होगा, मोर होगा लेस होगा, अगर IF स्टीपर होना चाहता है तो, राइट। टेक्निक्स आप समझ जाना इसकी। आप ऐसे चाहते थे ना बेसिक से, आप ऐसे कहते थे ना बिल्कुल बेसिक, इससे हट के कोई बात नहीं, है ना, समझ गए। अच्छा अल्फा जी, बाकी रचित की वजह से तो मुझे करना ही पड़ रहा है तुम टाई में पहन के आओ आज, कोई ओकेजन था यार ऐसी जो कि बंद है अभी? अच्छा नहीं, कॉलेज ना चलो फिर, तुम देते हो भैया, तुम तो फिर तो कॉलेज की शान हो, मतलब रचित कौन है? तुमने उधार तो ले रखा किसी से, उधार तो नहीं ले रखा किसी से, कभी कैंटीन वाले के पास ले जाओ मुझे, इतने पैसे वसूल लो। चलो नहीं, अच्छी बात है, अच्छी बात है। नहीं कॉलेज में आया तो मैं आपको बता दूं, भाई को गिटार बजाने नहीं आता, बट रोज लेके जाते हैं गिटार, लेकिन नहीं अच्छी बात है, अच्छी बात है ये। मैंने भी कोशिश करी थी बट गिटार ही नहीं मिला मेरे को जाता तो जाता नहीं यार। रजत अच्छी बात है ये, तो ये मैं पता है क्या बता दूं, जो लोग डिस्टेंस लर्निंग से ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं ना, मैं उनको बहुत ही मतलब सुनाता भी नहीं, क्या मैं समझाता हूँ कि बेटा आपने डिस्टेंस लर्निंग तो कर रहे हो, 3 साल की ग्रेजुएशन हो जाएगी, लेकिन तुम जिंदगी भर सोच के परेशान हो जाओगे कि वो 3 साल थे क्या, मतलब जिंदगी भर तुम्हें ये एक्सपीरियंस नहीं मिलने वाला। तो ये बहुत सही चीज है, कॉलेज में आया हो तो हर कोई ना कुछ परफॉर्मेंस दे रहा है कॉलेज में, ठीक है, बढ़िया, अच्छी बात है यार, अच्छा लगता है, मेरे बच्चे ठीक ठाक रहते हैं। चलो अच्छा, अब मेरे बच्चों मुझे ये बता दो, अल्फा जी क्या है, लेस, कम। अच्छा ये वैल्यू कम, तो ज्यादा क्या, डिनोमिनेटर,
बड़ा इंटरेस्टिंग गेम होगा भी। क्या मैं ये कहना चाहता हूं कि अल्फा जी कम होगा, उसका मतलब डिनोमिनेटर ज्यादा होगा। अब आपको रीजन ढूंढने कि किन किन बेसिस पर डिनोमिनेटर ज्यादा होगा। ठीक है, अब समझना डिनोमिनेटर ज्यादा किस बेसिस पर होगा। अगर टी बढ़ जाए, अच्छा टी क्या था, प्रोपोर्शनल टैक्स। अब कोई पूछे पेपर में कि आईएस स्टीपर होगा ड्यू टू प्रोपोर्शनल टैक्स, बताओ क्यों, मतलब क्या ऑप्शन में कि वो ज्यादा हो, वो कम हो, वो जीरो हो या नन हो। कितना डेप्थ क्वेश्चन है। प्रोपोर्शनल टैक्स की वजह से आईएस स्टीपर होगा तो प्रोपोर्शनल टैक्स क्या उसका साइन होगा ऊपर नीचे, मतलब बढ़ रहा है कम हो रहा है, तो दिख रहा है जी प्रोपोर्शनल टैक्स बढ़ेगा तो आईएस कर्व स्टीपर होगा। यानी इतनी बीच की कहानी का डिस्कशन करने की जरूरत ही नहीं है, टू द पॉइंट वहीं पर चलेगा। ठीक है, चलिए गाइस, मैं एक तो ये हो गया। अच्छा एक और यहाँ पे फी, यहाँ के लिए मैं आप लोगों से पूछूंगा व्हाट अबाउट फी। देखो जो फी है ना, एमपी फी जो होता है वो दो जगह है, एक वो इधर है और एक वो इधर है ना। एक वो माइनस साइन -1 के साथ है, एक फी जो है इसका कोएफिशिएंट -1 है, और एक फी जो इसका कोएफिशिएंट प्लस टी है, और ये टी है वो 0 to 1 में लाई कर रहा है। तो बताओ कौन सी वैल्यू ज्यादा होगी। पहले इन दोनों में डिसीजन ले लो कौन सी ज्यादा होगी। ये वाली वैल्यू ज्यादा होगी फिर वाली वैल्यू ज्यादा होगी, डिसीजन कर रहा हूं मैं। फी टी है, फी एक डेसिमल वैल्यू है, टी भी एक डेसिमल वैल्यू है। एक डेसिमल वैल्यू को दूसरी डेसिमल वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हो तो डेसिमल के बाद 0 बढ़ते हैं, टूवर्ड्स टू 0 जाता है। और ये है माइनस का 1 इंटू सी, माइनस का 1 इंटू सी। यहाँ पे सी की मल्टीप्लाई प्लस सी। अब ना माइनस प्लस को मत देखो, अब ये देखो किसका इंपैक्ट ज्यादा पड़ेगा। मेरा कहने का मतलब ये, मैं ये नहीं कह रहा हूं प्लस माइनस हो तो दिखेगा ही प्लस प्लस माइनस माइनस, मतलब दिखेगा ही। मैं कह रहा हूं किसका इंपैक्ट ज्यादा होगा। किसका इंपैक्ट ज्यादा होगा मैडम, किसका इंपैक्ट ज्यादा होगा। कॉफी मंगवानी पड़ेगी मुझे। हाँ, माइनस वाले फी का मतलब, हाँ इंपैक्ट ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि उसका कोएफिशिएंट -1 है, मतलब कोएफिशिएंट 1 है, 1 कह दो आप 1%, और उसका कोएफिशिएंट क्या है 3, राइट। तो अगर मैं आपसे बोलूं मुझे डिनोमिनेटर बढ़ाना है तो सी को मुझे क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। क्योंकि अगर मैं इसको कम करूंगा तो इसका माइनस वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस, तो सी क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। ठीक है, अच्छा कोई नहीं, एक एक करके मैं फिर बताता हूँ। मैं इसको रफ कर देता हूँ, मैं दोबारा समझाता हूँ क्योंकि सबके लिए डाउट रहता है। मैडम मैं ये कह रहा हूँ आपसे, आप इधर समझना, सब लोग इधर 1 माइनस सी प्लस का सी टी, ये वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, इसी बात तो क्लियर थी। अच्छा अब जो टी है वो 0.2 है, और जो सी है वो 0.3 है, तो 1 माइनस 0.3 प्लस 0.3 इंटू 0.2 है ना। ये हो गया 1 माइनस 0.3 प्लस का 0.06, ये 0.7 प्लस दी तो 0.76 हो गया। ठीक है, मैंने एग्जांपल दिया। ठीक है, इतने क्लियर हो गई। चलो अब मैं कहता हूं कि जो सी है वो बढ़ गया और जो सी हो गया वो 0.5 हो गया, है ना, 0.5 हो गया। अब देखो 1 माइनस का 0.5 प्लस का 0, बाकी की भी रिमेन सेम, और टी वही है। ठीक है, टी वही का वही है। ये हो गया 1 माइनस का 0.5 प्लस का 0.2 इंटू 0.5, कितना हो जाएगा 0.01 और 1 मतलब 10 मल्टीप्लाई करके देख रही। पॉइंट 1 पॉइंट आएगा, पॉइंट 1 आएगा, पॉइंट 1 आएगा, पॉइंट 1, क्योंकि आप 0.01 को कह रहे हो। हाँ अलाउड होता है, लेकिन ये तो बहुत ही खराब बात है ना, इसको मल्टीप्लाई करो। 0.1 0.01, हाँ तो यूं बोलो ना, क्यों मतलब गलत बात करते हो गंदे बच्चे। ये हो गया। अच्छा तो ठीक है, ये क्या हो गया 0.5 प्लस दिस, ये वैल्यू क्या हो रही है जी। जब C 0.3 था
जब C 0.3 था तब आया था ये 0.76, ठीक है। और जब C 0.5 मतलब जब C बढ़ा तो ये वैल्यू क्या हो गई, कम। अब सोचो ये वैल्यू कम हो रही है, अब मुझे करनी क्या है, इसको बढ़ानी है। तो C क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, कम होना चाहिए, कम होना चाहिए। ठीक है बेटा, मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को? मतलब मैंने जानबूझ के आपको ये करवाया है जिससे कि क्लियर हो जाए। हाँ, और इसको आप ऐसे भी देख सकते हो, C अगर कम होगा, क्योंकि मुझे इसको बढ़ाना है, इधर देखना, C अगर कम होगा, यदि C मतलब मैंने बोला C कम था बट एरो ऊपर कर दिया था मैंने, है ना। मैं ऐसे कह रहा हूँ C कम होगा, तो आप खुद सोचो, यहाँ भी C कम हो रहा है, इसका पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा, यहाँ पे C कम हो रहा है, इसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। बट बड़ा ये वाला साइन है, बड़ा माइनस का C वैल्यू है, तो माइनस साइन आउटवे करेगा प्लस साइन को, तो इसका एक्चुअल रिजल्ट माइनस माइनस में आएगा। अब सोचो 1 में से माइनस कर रहे हो, 1 में से माइनस कर रहे हो, एक्चुअल तो वैल्यू बढ़ेगी ना, है ना, वो वैल्यू बढ़ेगी। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, तो जितनी वैल्यू ये कम होती जाएगी, जितना C कम होता जाएगा, उतना 1 माइनस वैल्यू बढ़ती जाएगी, और फिर डिनोमिनेटर बढ़ता जाएगा तो न्यूमरेटर कम होता जाएगा। यानी एंड ऑफ द डे अगर एमपीसी कम होगा, अब अब थोड़ा सा स्टेटमेंट में लिया हो, एमपीसी क्या होता है, कंज्यूमर का जो इनकम का वो पोर्शन जो वो कंज्यूम करना चाहता है। अगर कंज्यूमर अपनी इनकम का हाई प्रोपोर्शन कंज्यूम करने वाला होता है तो उसका जो आईएस होगा कैसा होगा, स्टीपर। या कोई भी कंट्री है, अगर वो कंट्री अपनी इनकम का लार्ज पोर्शन कंज्यूम करती है तो उस कंट्री का आईएस कर्व कैसा होगा, स्टीपर। ठीक है, उस कंट्री का आईएस कर्व कैसा होगा, स्टीपर। जैसे इंडिया अपनी इनकम का लार्ज पोर्शन कंज्यूम करती है क्योंकि हमारे पास ऑप्शन बहुत हैं चीजें खरीदने के। ठीक है, अब कुछ बहुत सी कंट्रीज होती है, दूसरी कंट्रीज होती है, उनके पास ऑप्शन कम होते हैं, तो उनका फिर उल्टा होता है। अगर एमपीसी कम है, अगर एमपीसी कम है तो डायग्राम फ्लैटर होगा, एमपीसी ज्यादा है तो डायग्राम स्टीप। ये मेरी बात समझ में आ गया आप लोगों को, सबको बेटा, आपको भी? अच्छा, एमपीसी कम है तो स्टीपर, हाँ वो स्टीपर। ठीक है, अब एक नोट लिख लो यहाँ पर, एक बार फिर बोलना, क्या कहा गौतम? बट ब्रदर पता है पॉइंट क्या है, मैं बता देता हूँ। मैंने मल्टीप्लायर को और आगे से बढ़ा दिया क्योंकि आगे पेपर में वो चीजें बढ़ेंगी, इसमें इंपोर्ट भी आएगा, इसमें एक्सचेंज रेट भी आएगा। आगे मेरी बात, अभी तो मैंने इसको टैक्स और एमपीसी के टर्म में आंसर करा है, अभी तो मैंने टैक्स और एमपीसी के टर्म में आंसर करा है, बट मैं इसमें वेरिएबल बढ़ा दूंगा कुछ टाइम बाद, तो फिर और भी रीजन हो जाएंगे आईएएस के स्टीपर होने के। ठीक है, कौन सी आइडियल सिचुएशन, यूएस वाली, इंडिया वाली? इंडिया जस्ट जनरली आप बात करो, अगर हम लोग अपनी इनकम का बहुत सारा प्रोपोर्शन जो है कंज्यूम कर रहे हैं, इसका मतलब हमारे पास कम पैसे हैं टू इन्वेस्ट। ठीक है, वो वाला पॉइंट समझाना चाहता हूँ। किस चीज में, एमपीसी कम होने में? अच्छा, अगर जनरल बात करो, अगर हम लोग अपनी इनकम का बहुत प्रोपोर्शन को कंज्यूम कर रहे हैं, यानी एमपीसी हाई है, तो आईएएस हमारा फ्लैटर होगा। इसका मतलब पता है क्या हो जाता है, मैं आपको बता देता हूं। देखो, आप इसको इस तरीके से समझना, आप इस तरीके से समझना कि मान लो हमारा आईएएस का स्टीपर है, ठीक है। अच्छा, अब हमें किसी ने समझा दिया कि जो इनकम है ना, इनकम वो हमें इंटरेस्ट रेट से अफेक्ट होती है, इनकम जो है इंटरेस्ट रेट पर डिपेंड करती है, केन्स ने समझा दी बात। अब इसका मतलब होगा अगर इंटरेस्ट रेट चेंज होगा तो इनकम अफेक्ट करेगी। ये स्टीपर ये शो कर रहा है कि इंटरेस्ट रेट में बहुत ज्यादा चेंज करना पड़ेगा तो इनकम में इतना सा चेंज आएगा, इंटरेस्ट को बहुत हाई चेंज होना होगा तब जाके इनकम में इतना सा चेंज आएगा। राइट, मेरी बात समझ में आ गई? देखो अभी ना हल्का हम पढ़ रहे हैं, आप एप्लीकेशन की तरफ अभी मत जाओ, अभी हम जब क्वेश्चन करेंगे तब एप्लीकेशन अपने आप आएंगे। तो आपको एप्लीकेशन डिस्कस कर रहे हो तो अभी तो आधी बात चल रही है, फ्लैटर भी आएगा, फिर थ्योरेटिकल भी आएगा, कंफ्यूजन क्रिएट होगी। ठीक है, आगे आगे नोटें लिखना। कौन सी क्लास? वही ना, उस वाली इंस्टीट्यूट में, सब कुछ वही, सब कुछ वही। ठीक है गाइस, एक छोटा सा नोट लिख लेना इसमें, स्टीपर आईएएस में।
या फिर एक काम करें, फ्लैटर वाला भी करके फिर दोनों कंबाइंड नोट लिख लेंगे, उससे कम लिखा जाएगा। ठीक है, नहीं 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 नहीं, जैसे इंपोर्ट ऐड हो गया तो स्मॉल एम आ जाएगा, मार्जिनल पर्पस टू इंपोर्ट, जैसे एमपीसी होता है वैसे एमपीएमबी होता है। अभी आएंगे, अभी क्यों सोच रहे हो, अभी आएंगे, बता दूंगा जब आएंगे। अभी जब आएंगे तो मैं बताऊंगा। क्या हाँ हाँ कर लेता है, लेकिन कभी कभी नेट एक्सपोर्ट एक्सचेंज रेट पे भी डिपेंड करता है, कभी कभी वो कभी कभी बिलांचार्ड में होता है ना, मतलब कभी कभी वहां पर होता है। तो मैंने कहा ना, अभी जब आगे की बात आएंगे तो हम डिस्कस करेंगे। अब मैं शिफ्टिंग पे आए हूं ना, ये तो दिक्कत हो रही है, तो मैं आए नहीं शिफ्टिंग पे, अब तो पहले ही पूछ रहे हो तो कंफ्यूज होंगे। हाँ ISLM वाला ना, वो समझा नहीं, क्या फिर बोलना। अच्छा नहीं 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 नहीं, ऐसा तो सब कुछ आता है, बट वो ऐसा नहीं है, 100% ऐसा नहीं है। मैं बता देता हूँ, 2-4 चीजें हैं पढ़ने, इतना कुछ है नहीं। एमए को तो नहीं है यार, वो तो 2016 से चल रहा है, 2016 से डीएससी में मेरिट वाला खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि मैं जितने भी लोग पढ़ाता हूँ डीएससी में कि मतलब फर्स्ट ईयर के, वो सबके तो वही होते हैं जिनकी हालत बहुत बुरी होती है, और जो नॉन एंट्रेंस वाले होते हैं। अब खुद सोचो, आप इतनी मेहनत करके जा रहे हो, एंट्रेंस वाला आपका सिलेक्शन हो रहा है, मैं मतलब कह रहा हूँ, ठीक है हो रहा है, इतनी मेहनत करके जा रहे हो, पूरे साल पढ़ रहे हो, इतने नॉलेज ले रहे हो, मैथ स्टैट माइक्रो मैक्रो को जान लगा के पढ़ रहे हो, और एक आपके फ्रेंड जो मेरिट से जा रहे हैं, जिन्होंने बस सेकंड ईयर के नाम पे पढ़ी थी इकोनॉमिक्स, एक्चुअल में ये 90+ है ना, लेकिन फायदा नहीं मेरिट वालों का। मेरिट वाले ना या तो ट्यूशन के बलबूते जाते हैं। अब खुद सोचो, आपने अगर हमें फीस बहुत अच्छी दे दी, डिसेंट फीस दे दी, डीएससी की जो फीस है ना, वो अरे वो एक सब्जेक्ट की फीस 20,000 है, और बच्चे तीनों सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो क्यों वहां पर फीस देनी है जाकर। मेरी बात समझना, तो अगर मेरिट से प्लान करते हो, बुरी बात नहीं, अच्छी बात है, एक सिक्योरिटी मिल जाती है, ठीक है कर लेंगे, एडजस्ट हो जाएगा, बूझा है तो पढ़ लेंगे, लेकिन हाईली डिपेंड मत रहना कितने मार्क्स बन रहे हैं। नहीं हो 90+ हो तो प्लान करना, वो भी टिल 4th सेमेस्टर तक है। लेकिन 756 तो आपके 10% नंबर गिरा देगा ना। आधा पेपर ऑनलाइन था, पिछले साल भी ऐसे हुआ था, ये नहीं बर्बाद है, उसकी टेंशन ना लो। वो बात हमने गलत बोली आपकी कि एमए में आता है, हाँ पढ़ लो, नहीं एमए में वो बोले तो माइक्रो मैक्रो मैथ स्टेट ज्यादा आता है। नहीं गलत बोलने के ना मैम, हमारे सर तो मना, अब क्यों पंगे लेना, नहीं ठीक है। हाँ माइक्रो मैक्रो मैथ स्टेट किसी आप सेकेंड ईयर वाले बच्चे को बोलो जो सेकेंड ईयर में हो, उसको बोल सकते हो भैया माइक्रो मैक्रो ठीक से पढ़ लियो, स्टेट ठीक से पढ़ लियो, उसको आप कह सकते हो, बट डेवलपमेंट नहीं। हाँ मैं बताता हूँ, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स आएगा, वो सही से पढ़ लेना, चलो वो मैं मतलब मैं पढ़ाऊंगा, पर वही है कि मैं तो एंट्रेंस वाला पढ़ाऊंगा। और पब्लिक इकोनॉमिक्स आएगा, वो भी नहीं है, चलो पब्लिक इकोनॉमिक्स आएगा पेपर में, वो भी पढ़ लेना, ठीक है। उसके साथ साथ जो आप कहते हैं फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स, वो बहुत सारा नहीं आएगा, वो अप्लाइड नहीं, वो तो इकोनोमेट्रिक बेसिस वाली आएगी, अप्लाइड नहीं आएगी। सेमेस्टर 4 में जो थी ना, मतलब जो गुजराती बुक है ना, उसके भी लिमिटेड चैप्टर से वो इनफ है। हाँ मतलब जो तुम सोच रहे हो ना हाई इतना सारा पढ़ना है, नहीं वो कुछ नहीं है, ठीक है। अप्लाइड इकोनॉमेटिक्स दिमाग से निकाल दो, आधे से ज्यादा बच्चे अप्लाइड इकोनॉमेटिक्स इसलिए ले लेते हैं तो ये एमए में काम आएगा, और वो उसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ते, नहीं आएगा।
नहीं टफ है। अगर अप्लाइड इंफॉर्मेटिक्स ले रहे हो ना, दो ही बातों पे लेना, या तो कॉलेज वाला बहुत अच्छा हो या ट्यूशन उसकी लगा सको, बस। नहीं, आपने कहा था कि सर हम इसको हैंडल कर लेंगे, दूसरे सब्जेक्ट थ्योरेटिकल है, तो अब ले सकते हो, कॉलेज वाला अच्छा है। चलो डिस्कस करते हैं आफ्टर क्लास, है ना, अभी तो पढ़ा लो फिर डिस्कस मैं बता दूंगा आपको। चलो हाँ, बात करें आगे फ्लैटर वाला। अच्छा, फ्लैटर वाला कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो तो आपने स्टीपर समझ लिया है ना, वो तो उसका उल्टा ही है, तो उसका जो उल्टा ही जो है वही है फ्लैटर, ठीक है। डायग्राम बना लिया मैंने इसका, ये y और ये i, ठीक है फ्रेंड्स। और सॉरी, ये गलत 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 गलत, ये ठीक है। और इसका मतलब होगा डेल ऑफ i इज लेस देन डेल ऑफ y, है ना। और डेल ऑफ i जो था वो था 1/, में अल्फा जी इंटू बी, तो डेल ऑफ y इज इक्वल टू डेल ऑफ i अल्फा जी इंटू बी, ठीक है बेटा। अब वही वाली बात लगा दोगे आप यहाँ पर कि भाई डेल वाई ज्यादा है डेल आई से, है ना, डेल वाई जो है डेल आई से ज्यादा है। और अगर ऐसा होगा तो भैया आप खुद सोचो, ये छोटी है और ये बड़ी, हाँ ये बड़ी वैल्यू और ये छोटी वैल्यू, अब छोटी वैल्यू की किससे मल्टीप्लाई करोगे ये बड़ी वैल्यू के बराबर आ जाए, ग्रेटर वैल्यू से, ज्यादा वैल्यू से, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो अल्फा जी और बी होगा वो लार्जर होगा, या लार्जर भी कह सकते हैं। लार्जर किसके कंपेयर में, पुराने वाली वैल्यू से। वही सेम है यार, आप कर सकते हो अल्फा जी बेसिकली लार्जर होगा। लार्जर होने का मतलब 1/, में सी प्लस का सी टी, ये ज्यादा होगा। ये ज्यादा कब होगा, जब ये वैल्यू कम होगी, और ये वैल्यू होगी इफ एंड ओनली इफ व्हेन, दो सिचुएशन हो सकती हैं। अब वहां पे टी क्या था, टी का कम होना था, और यहाँ पे क्या होगा, ओ सॉरी, वहां पे टी का बढ़ना था, वहां पे टी का बढ़ना था, यहाँ पे टी का कम होना होगा। और यहाँ वहां पे सी क्या था, कम होना था, यहाँ पे सी क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। मतलब अगर सी बढ़ेगा, ठीक है, मैथमेटिकल हो गया। और फिर मतलब मैथमेटिक्स तो यही पैटर्न्स हैं। इकोनॉमिक्स में भी, इकोनॉमिक्स का मतलब होता है कि जो टर्म्स होते हैं ना, इनका बस मीनिंग पता हो, इट्स इकोनॉमिक्स ओनली, ठीक है। अच्छा, एक और रीजन होगा यहाँ पे बी की वजह से क्या होना चाहिए फ्रेंड, ये लार्जर, तो बस वही है कि इंटरेस्ट सेंसिटिविटी रेट लार्जर होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। अगर वो जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे हमारा आईएस का फ्लैटर होता जाएगा, ठीक है। ठीक है गाइस, तो एक बेसिक सी बात थी है वो हमने भी यहाँ पे डिस्कस कर ली है। जो बी होता है इंटरेस्ट सेंसिटिविटी ऑफ इन्वेस्टमेंट डिमांड बोलते हैं, मैंने आपको वो ऑलरेडी बता दिया, ठीक है। चलिए लिखिएगा आप लोग यहाँ पे मेरे साथ में, मतलब जनरल स्टेटमेंट है जो ये सारी बातों को कवर करेगी, वो स्टीफन फ्लैटर अलग से नहीं है, कंबाइंड है वो, ठीक है, जनरल स्टेटमेंट है। पहले तो यही लिख लेना आईएएस करके, बहुत बेसिक सी इंफॉर्मेशन। कभी कभी हमारे इतने बुरे दिन से आ जाते हैं, मतलब भूल जाते हैं चीजें, कि आसान बातें भूल जाते हैं कभी, तो इसलिए मैं आईएएस इक्वेशन को भी लिखवा देता हूँ, है ना, लिख लेना शॉर्ट में। आईएएस इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व due to inverse relationship between interest rate and output level। नेक्स्ट लाइन में लिखना, अब नेक्स्ट लाइन में लिखना, a larger alpha g will imply larger alpha g, सेम स्टेटमेंट आएगी, larger alpha g implying flatter IF curve। This is because
This is because a larger alpha G means with fall in interest rate, investment will rise, and equilibrium output will rise by larger value due to multiplier effect. अभी जो मल्टीप्लायर बोला ना मैंने ये अल्फा जी बोल ड्यू टू लार्जर मल्टीप्लायर इफेक्ट, लार्जर वैल्यू मतलब वो ज्यादा रेट से आउटपुट चेंज होगा, है ना, ज्यादा रेट से आउटपुट चेंज होगा। वो क्यों? बिकॉज लार्जर मल्टीप्लायर इफेक्ट। जब मैं मल्टीप्लायर इफेक्ट बोल रहा हूँ तो इसका मतलब मैं एमपीसी और टी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि वही अल्फा जी का पार्ट बन जाता है। नेक्स्ट चैनल में लिखना अ हायर एमपीसी लीड्स टू हायर अल्फा जी। देखो एक एक करके समझना। पहले तो मैंने बता दिया कैसे कैसे चेंज हो रहा है, फिर मैंने बता दिया कि अल्फा जी इसका जिम्मेदार है। अब मैं बता रहा हूं अल्फा जी में क्या क्या चीजें थी जो अल्फा जी को बड़ा मतलब लार्जर करने में सपोर्ट कर रही है। ठीक है, तो मैंने अल्फा जी बात हो गई, मल्टीप्लायर इफेक्ट। अब मैं लिखवा रहा हूं अ हायर एमपीसी लीड्स टू हायर अल्फा जी। ठीक है, दैट मीन्स विद एवरी increase in income, consumption is relatively higher, leading to larger multiplier effect, फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन में लिखना, अब टी के लिए लिख लेते हैं हम लोग, अ लोअर टैक्स रेट implies that lesser proportion of income has to be paid as tax, which increases consumers' disposable income, and therefore leads to more expenditure, disposable income and therefore leads to more expenditure। ठीक है, नेक्स्ट में लिखना। अब हम बात करेंगे बी की। अभी तक एक एक सारी बात होगा, बी आखिरी बात कर रहे हैं। ठीक है, बी की बात लिखना, लार्जर बी विल लीड टू फ्लैटर आईएफ कर्व। लार्जर बी क्या था? इंटरेस्ट, वो सेंसिटिविटी ऑफ इन्वेस्टमेंट डिमांड फंक्शन। लार्जर बी विल लीड टू फ्लैटर आईएफ कर्व। This is because larger B will lead to flatter IS. This is because if B is larger, then for a given fall in interest rate, investment demand, रिपीट कर देता हूं, देन फॉर अ गिवन फॉल इन इंटरेस्ट रेट, इन्वेस्टमेंट डिमांड विल राइज बाय अ लार्जर वैल्यू, लीडिंग टू लार्जर इंक्रीज इन इनकम, इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को? एक बात ध्यान रखना,
मेरी क्लासेस की फ्रीक्वेंसी बढ़ेंगी। मतलब फ्रीक्वेंसी का मतलब हो गया, क्योंकि जितना मैं जानता हूँ इकोनॉमिक्स को, ठीक है, कभी आपने कभी मतलब सुना ही होगा, इसमें जो अभी भी हमारी इंडिया में जो एम ए को पढ़ा रहे हैं, मैं बताता हूँ, वो लोग बदले हैं। 2015 वाले लोग बदल चुके हैं और मैं 2011-12 से हूँ, तो मैं पुराने लोगों से जुड़ा हुआ था, तो मुझे पता सिलेबस क्या है। तो ध्यान रखना, जैसे मैं पता है क्यों, आप अपने फ्रेंड्स के नोट्स वगैरह पढ़ के देखना, वो ISLM के नाम पर न्यूमेरिकल फॉर्म डिस्कस कर लेंगे, दैट्स इट। लेकिन नहीं, मेरे हिसाब से सिलेबस बहुत होता है, और सिलेबस बहुत होने का मतलब हो जाता है अगर आप पढ़ सकते हो तो जरूर पढ़ो। और ये चीज मुझ पर डिपेंड होगी, अगर मैं पढ़ा सकता हूँ तो जरूर पढ़ाऊं, अगर मेरे पास ऑप्शन है। क्योंकि तुम तो पढ़ो यार, तुमने तो क्या देखा सर, ऐसा ही लो फीस, हाँ पढ़ा दो, हमें एंट्रेंस क्लियर करा दो। अब मैं तुम्हें कुछ 22-30 क्लास के लिए बुलाऊं तब भी कुछ नहीं कहने वाले आप, टोटल पूरे साल में। और आपको मैं 100 बार बुलाऊं, 200 बार बुलाऊं, तब भी कुछ नहीं कहने वाले आप। फिर आपको तो पढ़ाना, तो क्योंकि मैं चीजें जो देखता हूँ ना, डेली बेसिस पे क्वेश्चन आते रहते हैं, क्योंकि मैं रीड बहुत करता हूँ, पढ़ता बहुत हूँ, तो कहीं कुछ को नया मिलता है मेरे को हर बार, और फिर हमेशा फिर मैं आपको डिलीवर करता हूँ, राइट। चलो, अभी मैंने क्या करा है, अभी मैंने आपको काम आसान करा है। ये जो एक पेज है ना, ये एक नहीं है, 4 पेज होते हैं। फ्लैटर का अलग बताता, स्टीपर का अलग बताता, ठीक है, फ्लैट उसका हॉरिजॉन्टल का अलग बताता, वर्टिकल का अलग बताता। लेकिन मैंने क्या करा, सारी बातों को मैंने टेक्निकली एक्सप्लेन कर दिया, और फ्लैटर स्टीपर में से फ्लैटर का बता दिया। अगर मैं आपसे स्टीपर का पूछूं तो इसका वाइस वर्सा कर दो, राइट। अच्छा, अब मैं अगर आपसे वर्टिकल का पूछूं तो वर्टिकल में सिर्फ बी को 0 कर दो, तो तुम्हारी सारी स्टेटमेंट से डी की बात होगी, ठीक है। अगर मैं हॉरिजॉन्टल की बात करूं तो हॉरिजॉन्टल में फिर अल्फा जी की बात होगी सिर्फ। तो दिमाग में रखना, मतलब किस पॉइंट को एक्सप्लेन करने में कितनी बातें हो रही हैं, राइट। तो मैंने इस चीज को थोड़ा आसान कर दिया आप लोगों के लिए, इसको रीड करना तो दिमाग में रखना, हाँ यार ये 3 बातें और कर रहा है, ठीक है। देखो अब तो हो गया ये, अब वो चीज आ गई जिसका आपको था बेसब्री से इंतजार, शिफ्टिंग, जिसका मुझे था इंतजार, वो दिन आ गया और आ गया ठीक है। मेरे साथ लोगों को यही होता है कि सर आपके साथ थोड़ा सा फन हो जाता है, ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल स्टिक नेचर के हो, हाँ जी लिखिए बट टू द पॉइंट नहीं। चलिए, अब गाइस क्या है, शिफ्टिंग इन IAS है ना, ठीक है यार। चलो 5 मिनट का ब्रेक ले लो, लेकिन फिर बोलना मत कि क्लास खत्म करो अभी, क्योंकि 5:25 हो रहे हैं, 5:30 स्टार्ट करते चलो कोई नहीं, 5 मिनट का ब्रेक ले लो, ठीक है बच्चा। आप भी 5 मिनट का ब्रेक ले लो, जो ऑनलाइन देख रहे हो, जो रिकॉर्डिंग भी देखेंगे। मैं स्टार्ट करता हूँ, तो आपको शिफ्टिंग होनी है, ठीक है, प्रोवाइड करके। अरे बेटा राधा ढूंढ नहीं जाना है।
हाँ जी, अच्छा वो आ जाए पहले लड़की, कोई नहीं। हो गया बेटा, आ जाओ। देखो गाइस, बात होती है शिफ्टिंग ऑफ आईएफ की, ठीक है, शिफ्टिंग ऑफ आईएफ। तो प्रैक्टिकली आपको बस ये समझना पड़ेगा कि शिफ्टिंग आईएफ का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग आईएफ इक्वेशन को y इज इक्वल टू में करते हैं। देखो वो स्लोप था जिसकी वजह से मुझे i इज इक्वल टू करना पड़ा था, लेकिन हमें एक्चुअली में y इज इक्वल टू में बात करनी है। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, आईएफ इक्वेशन क्योंकि गुड्स मार्केट होती है तो y इज इक्वल टू में होती है प्रैक्टिकल लेवल पे, और एलएम इक्वेशन i इज इक्वल टू में होती है। हम एलएम इक्वेशन का i उठा के यहाँ पुट करते हैं, ठीक है, एलएम इक्वेशन का i उठा के यहाँ पुट करते हैं, ठीक है। तो इस वजह से हमें i को रिप्लेस करना होता है। अगर मैं y को रिप्लेस कर दूंगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, तो i को रिप्लेस करेंगे हम लोग। इसलिए ध्यान रखना ये फंक्शन होगा a बार माइनस का बी आई अपॉन में 1 माइनस सी प्लस का सी टी, चाहो तो इसको अल्फा जी बोल सकते हो। तो अब एक चीज, जो ये जो कांस्टेंट वैल्यू है इसकी वजह से कुछ भी नहीं होगा, स्लोप जो है ये 1 माइनस सी प्लस का सी टी, जो आई होगा उसकी वजह से मूवमेंट होगी, मूवमेंट, राइट। मैंने सिखाया आपको मूवमेंट और शिफ्टिंग में डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि हमें तो y को तो चेंज करना ही करना है, एक्स वेरिएबल तो हमेशा चेंज होना है, लेकिन अगर i भी चेंज हो रहा है तो भी मूवमेंट होगी। और अगर मुझे शिफ्टिंग करनी है तो शिफ्टिंग जो होगी, शिफ्टिंग इज पॉसिबल if and only if when a will change, a बार। अब a बार में क्या क्या चीज आ गई थी, c बार, g बार, i बार, और आगे चल गई थी सब चीजें बढ़ेंगी, ठीक है। तो अब मैं ये बोल रहा हूं कि मान लो इस इक्वेशन में डेल y बाय डेल g मान लो, डेल y बाय डेल g मान लो, ठीक है। तो इसके लिए इसका क्योंकि देखो अगर मैं डेल y बाय डेल g कर रहा हूं तो g इसका फंक्शन है, तो ये ऐसा हो जाएगा डेल a बार इक्वल टू 0 प्लस डेल g प्लस का 0, राइट। देन यू कैन से दैट डेल g इज सम ऑफ डेल a बार, राइट। मेरी बात समझ में आ गई आपको बेटा? मैं रिपीट करता हूं, देखो मैंने बोला मुझे डेल y बाय डेल g करना है, राइट। मैंने देखा डेल जी था कहां, डेल जी था ए बार का फंक्शन, ऑटोनोमस का फंक्शन था। तो अगर मुझे डेल जी करना तो डेल जी से पहले मुझे डेल ए करना पड़ेगा, ठीक है भाई, प्रोसेस है ना ये, तो एम थोड़ा ना उठ के मैं कर लूंगा कुछ भी, पहले मुझे डेल जी को करने के लिए डेल ए को करना पड़ेगा। तो जब मैं डेल ए को करूंगा तो मुझे ये शो हो जाएगा कि जो डेल ए है वो डेल जी के बराबर है, राइट। तो इस वजह से प्रैक्टिकली कोई नहीं, एक प्रैक्टिकली क्या होगा गाइस, प्रैक्टिकली डेल जी चेंज हो रहा है, लेकिन जो डेल जी चेंज हो रहा है वो डेल ए की वजह से चेंज हो रहा है, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा भी होगा कि शिफ्टिंग जो होती है, आपने सुना होगा शिफ्टिंग ड्यू टू ऑटोनोमस वैल्यू, ऑटोनोमस की वजह से जो है हमारा शिफ्टिंग होती है। तो क्लियरली गाइस जो डेल जी है वो डेल ए के बराबर है। अच्छा एक बात, दूसरी चीज, ये हो गया हमारा 1, ये हो गया 0, ये हो गया 1, और ये बचा 1 माइनस सी प्लस का सी टी। पहली बात हम इसको बोलेंगे गवर्नमेंट मल्टीप्लायर। मैंने बात आपको कल बताई थी, एक होता है गवर्नमेंट मल्टीप्लायर और एक होता है गवर्नमेंट फिजिकल मल्टीप्लायर। मैंने आपको बार बार सिखाता चल रहा हूं, ध्यान रखना, मैं जो बार बार रिपीट करता हूं वो इंपॉर्टेंट बहुत होता है। फिजिकल मल्टीप्लायर तब होगा जब एडी वाले वाई में चेंज आएगा। ये वाला वाई गुड्स मार्केट वाला वाई है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, डीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, थोड़ा पुराना क्वेश्चन है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। डीएससी में खास बात क्या होती है, वो कभी एक क्वेश्चन में संतुष्ट नहीं होता, वो एक ही टॉपिक के 4-5 क्वेश्चन लगातार पूछता है। उन्होंने आपको ISLM दे दी, मैं देखना ट्राई करना, अभी मेरा LM होते ही मैं फिर डीएससी का ISLM उठा लूंगा, सब आपका ISLM एक ही बारे में डीएससी खत्म, फिर एक बार जेएन उठा लूंगा और एक बार मैं ISA उठा लूंगा। तो आपको दिखेगा जैसे उन्होंने गुड्स मार्केट बोला,
ठीक है, मतलब उन्होंने एक कंडीशन दे दी। अब उन्होंने बोला कि सॉल्व फॉर इक्विलिब्रियम वैल्यू इन गुड्स मार्केट, ठीक है, या सॉल्व फॉर गवर्नमेंट मल्टीप्लाई इन गुड्स मार्केट, ठीक है। तो इसका मतलब मुझे आईएस वाला डेल वाई बाय डेल जी करना है। और आगे चलकर उन्होंने बोला सॉल्व फॉर गवर्नमेंट मल्टीप्लायर इन इक्विलिब्रियम, इन इक्विलिब्रियम। वो इक्विलिब्रियम किसका है? एडी वाला है, एडी वाला इक्विलिब्रियम है। और अब वो इक्विलिब्रियम क्या बोला जाएगा? अगर गवर्नमेंट मल्टीप्लायर तो वो गवर्नमेंट फिजिकल मल्टीप्लायर, राइट। तो ये सब चीजें जो दिमाग में रखना, सपोर्ट करेंगे सारी चीजें, ठीक है। अच्छा, ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? अब देखो एक चीज समझना है यहाँ पे, मैं अगर यहाँ बनाता हूँ डायग्राम, इसमें इंक खत्म हो शायद, अगर मैं यहाँ पे एक डायग्राम बनाता हूँ, ये दिस इज वाई, दिस इज आई, हमारा ये एक आई एस कर्व था, एक पर्टिकुलर पॉइंट यहाँ पे मैंने मान लो यहाँ था, दिस इज वाई वन, इज आई वन। अब ध्यान रखना, इंटरेस्ट रेट रिमेन सेम और आई एस कर्व शिफ्ट टू बेसिकली उधर की तरफ अप। तो ये आई एस 2 हो गया और ये आई एस 1 था, ठीक है फ्रेंड्स। तो दिस इज वाई, ठीक है। ये जो गैप है ये वाला गैप, आप खुद सोचो। अब ऐसा सोचना, अब ऐसा सोचना, डेल वाई इज इक्वल टू, ये इसको डेल कर लेते हैं ट्रायंगल में, डेल वाई इज इक्वल टू डेल जी अपॉन में 1 सी प्लस का सी टी, और यू कैन से दैट अल्फा जी इंटू डेल जी, राइट हैंड, इसको याद रखता हूं। तो ये जो गैप है ना, गैप, इस गैप को बोलेंगे हम लोग अल्फा जी इंटू डेल जी। अब कभी भी ये न्यूमेरिकली पूछते हैं, कभी भी अगर ये आपसे न्यूमेरिकली पूछते हैं तो आपको ये देखना कि जी में चेंज कितना आ रहा है। अब बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं, आपने भी सुने होंगे कि पहले जी इतना था अब जी इतना हो गया, ठीक है, जी पहले 100 था अब जी 150 हो गया। अब बताओ चेंज इन आउटपुट कितना होगा? अब दो स्टेप है उसके फ्रेंड, दो स्टेप, दो तरीके, मतलब सॉरी दो तरीके है। पहला तरीका तो ये है कि आप पूरी प्रोसेस लेके चलो, ठीक है, पहला तरीका ये है कि आप पूरी की पूरी प्रोसेस लेके चलो। ओके, पहला तरीका ये कि आप पूरी लंबी पूरी प्रोसेस लेके चलो, दोबारा से वैल्यू पुट करो, है ना, जी बड़ी वाली वैल्यू का जी, फिर आई इक्वेशन बनाओ, फिर ऐसे ब्ला 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 सॉल्व करो। दूसरा स्टेप ये आप फॉर्मूला याद करो, ये वाला, है ना। जब भी आपसे बोले डेल वाई में क्या चेंज आ रहा है तो आपको सीधे सीधा, क्योंकि अल्फा सी सेम रहेगा, अल्फा सी में कभी भी कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है गाइस, अल्फा सी में कभी भी कोई चेंज नहीं आएगा। चेंज क्यों नहीं आएगा? क्यों नहीं? इसलिए नहीं आएगा क्योंकि अल्फा जी जो है उसमें जो पैरामीटर्स है वो तब तक चेंज नहीं आएगा जब तक वो खुद चेंज ना हो, ठीक है। और मोस्टली अगर सेम रहते हैं, these are the rates। अगर जी चेंज आता है तो जितना चेंज आया है उसके अल्फा जी से मल्टीप्लाई करते, दैट इज द चेंज इन आउटपुट, राइट। तो ये चीज दिमाग में रखना। तो लाइट को हटा देता हूं, ठीक है। फिर ये मैंने यहाँ पे मैं समझा नहीं पा रहा, आसान भाषा है। ऐसा होता है गुड्स मार्केट के अंदर जो जी होता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर वो बदलता है। पेपर में क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि जो जी चेंज हो रहा है उसकी वजह से आपकी आउटपुट में क्या चेंज आ रहा है। पहले क्या करेंगे, बोलेंगे जी जो है वो 100 है, आपने पूरी मेहनत करी, पूरा सॉल्व किया, 1.5 पेज सॉल्व कर लिया, फिर आपने सॉल्व करके आपने वाई निकाल लिया, तो वाई की वैल्यू आ गई, है ना। अब वो ये कह रहा है कि अब अगर जी 100 से 150 हो गया, अब बताओ न्यू वाई कितना है। तो अब आप क्या करोगे? अब न्यू वाई निकालने के लिए एक तो पहले वाला वाई तो निकला हुआ है, पहले वाला वाई निकला हुआ है, न्यू वाई निकालने के लिए आप डेल वाई निकाल लोगे पहले, और डेल वाई का फॉर्मूला क्या होगा? जितना चेंज हुआ है 50 का चेंज है वो इंटू अल्फा जी आ गया, फिर प्लस कर देना पुराने वाले वाई के अंदर। ये टेक्निक, इधर कॉम्पिटिटिव माइंड बोलते हैं। अब क्योंकि दोबारा से पूरा पेज डिस्कस करना यार वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है। और ये चीज यहाँ नहीं, ये हर जगह अप्लाइड है। अब देखो एग्जाम्पल एक तो ये हो गया, इसे हम बोलेंगे गवर्नमेंट मल्टीप्लायर, एक होता है ये आपका डेल वाई बाय डेल आई बार। अगेन आई बार कहाँ है? ए के अंदर है, और अगर सॉल्व करोगे तो डेल ए, अब जो होगा डेल ए बार वो डेल आई बार के बराबर होगा। मैटर ये करता है कि हम किसको बदलना चाहते हैं, जी को बदलना चाहते हैं, आई को बदलना चाहते हैं। तो जिसको बदलेंगे बस वही चेंज होगा, बाकी सारे जीरो रहेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। सेम यही स्टेप
सेम यही स्टेप किया, 1/1 में 1 सी प्लस का PT, और वही थोड़ा बहुत सॉल्व कर लो आप, डेल वाई इक्वल टू 1/1 में, या फिर इसको ऐसे कह दो अल्फा जी इंटू डेल आई। मेरी बात समझ में आ गई? वही डायग्राम सेम, वही गैप। अगर ये इन्वेस्टमेंट की वजह से हो रहा होगा तो यहाँ पर डेल आई आ जाएगा, और उसके अगर जी की वजह से यहाँ पर डेल जी आ गया। ठीक है, तो जितनी चीजें सिखा रहा हूँ भूलने की माफी नहीं है जी, क्योंकि मैं इसलिए रिपीट कराते रहता हूँ आपको सारी चीजें। चलिए जल्दी से इसको नोट कर लेना, इजी था यार, कोई मेरे ख्याल से टफ चीज तो नहीं थी। हाँ 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 ठीक है जी, क्या बताओ? हाँ नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ऑटोनोमस वैल्यू तो जी वैल्यू सब आपस में रिलेट कर रही है ना? कभी भी पेपर में चेंज इन वाई ड्यू टू ऑटोनोमस नहीं लिखा होगा, हमेशा या तो जी होगा या आई होगा। ठीक है, तो इनकी वजह से ऑटोनोमस बदल रहा है ना, ये कहा है मैंने बस। ठीक है, एक बात। दूसरी बात मैं आपको फिर सिखाना चाहता हूं कि अभी सिर्फ दो फैक्टर्स हैं, आई, एक काम किया आई और ये ऑटोनोमस की हालत तो काम का नहीं है, इसी बार तो काम का नहीं है। ठीक है, इसका कोई इको मीनिंग नहीं होता। अच्छा ये है, अभी ये है, आगे चल के वैल्यूज बढ़ेंगी, आगे चल के वैल्यूज आर बार भी आएगा, टी भी आएगा। मैं आपको बताऊं तो डिस्पोजेबल टी, वो जो दो तरह की लमसम टैक्स भी पे किया जा रहा है और इनकम टैक्स भी पे किया जा रहा है। ठीक है, तो ये सब चीजें आपकी आएंगी यहाँ पर, और क्वेश्चन की कोई लिमिट नहीं है, बहुत क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। क्या हमारा क्या हो गया? आई। अंडरस्टूड यहाँ तक? चलो अब हेडिंग लिखना LMB। LM का कंसेप्ट है, इंपॉर्टेंट है, नो डाउट। देखो ऐसा है, LM इक्वेशन, जैसे कि आपको पता है कि इकोनॉमिक्स का है केन्स और एक न्यू केन्स, है ना? जो केन्स थे उन्होंने जस्ट उनका कंसेप्ट था मनी मार्केट का डिस्कस करना, और वो मान के चलते हैं कि मनी मार्केट जो है वो कंप्लीटली सेंट्रल बैंक के थ्रू होती है, मतलब उन्होंने इंटरेस्ट रेट डिटर्मिनेशन को इंक्लूड करा। लेकिन उसके बाद जो न्यू केन्स आए, हिक्स और हेंसन, उन्होंने क्या करा, उन्होंने जस्ट ये बताना चाहा कि हमारी इकोनॉमी के अंदर दो चीजें होती हैं, एक होते हैं रियल मनी डिमांड, रियल मनी डिमांड, ठीक है, और एक होता है रियल वेल्थ, रियल वेल्थ। अब समझना, अच्छा रियल वेल्थ का मतलब क्या होता है बताओ पहले, रियल वेल्थ का मतलब क्या होता है? वेल्थ ऑब्वियसली बात है, हम अगर इस चीज को अपने कैटेगरी में हटा दें कि हमें जो हमारे घर में बड़ों ने दिया वो है हमारे पास, तो उसको हटा दो फिलहाल, तो हमें बोलो जो हम कमाएंगे वो हमारी वेल्थ है। ऐसा मतलब इनकी वजह बता रहा हूँ मैं, मेरे को तेने क्या पता कुछ नहीं पता। हाँ, कभी कोई बच्चे बोला होना ऐसे क्यों रहो सर, ऐसे क्यों रहो, मेरे पापा ने तो कुछ दिया, मेरे को क्यों नहीं है, वो मेरा है ना। चलो मान लो कुछ नहीं है वो, उसके लिए आपकी जो वेज है वो है वेल्थ। तो जब मैं बोलता हूँ रियल, एक बार जाने में, जब मैंने बोला रियल, ठीक है, तो उस रियल का मतलब हो जाता है, रियल का मतलब हो जाता है कि आप प्राइस से डिवाइड कर, ठीक है, ठीक है जी, प्राइस। अब एक होता है रियल मनी डिमांड या रियल मनी सप्लाई, ठीक है। अच्छा, आज जब मैं बोलूं रियल मनी डिमांड, तो दो तरह की मनी डिमांड होती थी, एक तो होती थी डिमांड फॉर बॉन्ड, है ना, डिमांड फॉर बॉन्ड, और एक होता था हमारा बेसिकली डिमांड फॉर मनी, जिसको हम बोलते थे कैश इन हैंड। रियल डिमांड फॉर मनी, रियल डिमांड फॉर मनी, देखो खुद सोचो, अब मनी डिमांड क्यों करते थे जनरल, आज क्यों करते हो? या तो ट्रांसैक्शन डिमांड के लिए या फिर स्पेकुलेटिव डिमांड के लिए, आपकी रियल मनी डिमांड ये है। और दूसरा डिमांड क्या है आपकी? डिमांड फॉर, रियल डिमांड फॉर बॉन्ड्स। मैं आपको ये कहानी समझाना चाहता हूं कि हम पैसे को दो जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं, या तो मैं बॉन्ड खरीद लूं या फिर मैं क्या खरीद लूं, मार्केट में इन्वेस्ट कर दूं, दो जगह कर सकता हूं मैं, ठीक है। मेरे पैसे की दो जगह डिमांड होगी, या मतलब अगर मैं बॉन्ड खरीद रहा हूं, अच्छा बॉन्ड खरीदने का मतलब क्या होता है, मैं एक प्रॉमिस नोट ले रहा हूं जिसकी पेमेंट होगी, और वो एक मुझे फिक्स रिटर्न प्रोवाइड करेगा, एम आई राइट है, वो मुझे फिक्स रिटर्न प्रोवाइड करेगा। अच्छा ध्यान रखना, वो बॉन्ड जो होता है वो मेच्योरिटी डेट पर प्रोवाइड करता है, मतलब एक साल का तो आफ्टर 1 ईयर ही होगा,
अच्छा, जो हम इन्वेस्ट करते हैं मार्केट के अंदर उसमें कितना होता है? उसमें वो होता है जो हम डिसाइड कर लेंगे, हमें मंथली चाहिए, क्वार्टरली चाहिए, वीकली चाहिए, डेली चाहिए, राइट? तो मेरा कहने का मतलब है जो केन्स हैं उन्होंने एलएम, देखो मैं अभी एलएम पे नहीं आ रहा हूं, मैं अभी एलएम पे आने तक का डिस्कशन कर रहा हूं। तो उन्होंने शुरुआत जो करी थी ना, उन्होंने शुरुआत एक इक्वेशन से करी है, ठीक है? एलएम इक्वेशन नहीं, वो एक इक्वेशन है जिसमें उन्होंने बोला है कि हमारे पास एक एल होता है, ठीक है, और एक हमारे पास में यहाँ पे डिमांड फॉर बॉन्ड्स होता है, और इनका जो सम होता है, आप खुद सोचो कि मैं एक तो बॉन्ड्स की डिमांड कर रहा हूं, मतलब मेरे पास उतने पैसे तो होंगे, और दूसरा मैं मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता हूं, उसकी डिमांड कर रहा हूं, तो ये कंप्लीट जो है वो मेरी रियल वेज के बराबर होगा, ठीक है? वो मेरा कंप्लीट किसके बराबर होगा? रियल वेज के। अच्छा, एक चीज और बताओ, ये है मेरे, इसको बोलूंगा रियल मनी डिमांड, रियल मनी डिमांड, ठीक है? और ये होगा मेरा रियल डिमांड फॉर बॉन्ड, ठीक है? और इसको मैं बोलूंगा दिस इज रियल वेल्थ, राइट है? अच्छा, एक कंसेप्ट होता है, चीज बताना मुझे, जो रियल मनी डिमांड है वो एग्जैक्टली किसके बराबर होगी? जितना मुझे रियल मनी सप्लाई हो रहा होगा। जनरल एट इक्विलिब्रियम अगर मैं 100 रुपए की डिमांड कर रहा हूं, और केन्स ने तो बोल दिया है ना, केन ने तो बोल दिया है कि आप टेंशन नहीं करो, गवर्नमेंट है आपके लिए, सेंट्रल बैंक है, तो जो ये है ना, ये जो है रियल मनी डिमांड, ये एग्जैक्टली बराबर होगा रियल मनी सप्लाई के, ठीक है? अच्छा, जहां डिमांड फॉर बॉन्ड है, तो अब ऐसा सोचो, जहां हम लोग डिमांड साइड बात कर रहे हैं, तो उसका अपोजिट एक चीज और क्या है? सप्लाई साइड, राइट हियर? जहां एक साइड डिमांड साइड है, दूसरी साइड क्या है? सप्लाई साइड। तो अगर रियल मनी डिमांड है तो रियल मनी सप्लाई भी होगा, तो दिस इज रियल मनी सप्लाई, रियल मनी सप्लाई। जैसे डिमांड फॉर बॉन्ड है, ऐसी सप्लाई ऑफ बॉन्ड्स होगा, राइट हियर? सप्लाई ऑफ बॉन्ड्स होगा। और इकोनॉमिक्स, न्यू केनेडियन इकोनॉमिक्स ये मानते थे कि जो रियल वेल्थ है वो सेम रहेगी, वो बदलाव नहीं होगी। ये वो इकोनॉमिक्स है जो आपको नहीं सिखाई गई, शुरुआत यहीं से हुई है, ठीक है? यहां तक मेरी बात समझ में आ गई? तो दिस इज, अगर मैं आपकी भाषा में बात करूं तो ये जो ये है ना, ये वाला ये, इसको हम बोलते थे, अब सब समझना, इसको हम बोलते थे कैश इन हैंड। वहां पे एलएम में वो होता था KY माइनस का HI, याद आया कुछ? ये वो है, ठीक है? और ये क्या? M/P, राइट? अब सुनो, अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस कर दूं, इन दोनों का मैं अगर डिफरेंस कर दूं, तो L माइनस का M/P, ठीक है? अच्छा, डिमांड फॉर बॉन्ड माइनस का सप्लाई ऑफ बॉन्ड, और ये क्या हो जाएगा? B। ये जो केन्स का ISLM मॉडल ये है, मतलब IS तो हो गया, तो ये LM पे पहुंचेंगे। और मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि ये कंसेप्ट क्लियर रहेगा कि इसका और इसका सम मिलकर क्या होना चाहिए? 0। एक वैल्यू का आउटकम पॉजिटिव आना तो दूसरी वैल्यू का आउटकम क्या आना चाहिए? नेगेटिव, राइट? अब एक बार आप लोग ऐसे समझिएगा, अगर आप इसको ऐसे लिख दो, L माइनस M/P इक्वल्स टू सप्लाई ऑफ बॉन्ड माइनस का डिमांड ऑफ बॉन्ड, आप ऐसे समझना। अब अगर ये सोचना, अगर ये पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव तब हो सकता है जब रियल मनी डिमांड मोर देन रियल मनी सप्लाई, ये तब पॉजिटिव होगा जब रियल डिमांड फॉर मनी मोर देन रियल मनी सप्लाई। तो उसका मतलब ये हो जाएगा, अगर ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव है, और ये पॉजिटिव तभी होगा जब सप्लाई ऑफ बॉन्ड जो होगा वो डिमांड ऑफ बॉन्ड से ज्यादा। अच्छा, एक चीज और बताओ, सप्लाई ऑफ बॉन्ड ज्यादा है, अगर जैसे बॉन्ड है, किसी भी चीज की सप्लाई ज्यादा होती है तो उसका प्राइस क्या होता है? कम होता है ना? उसका प्राइस कम होता है, इतने बात तो समझते हो? अच्छा, उसका प्राइस कम हो गया, उसका प्राइस बिल्कुल ही कम हो गया। अब एक बात सोचना, अगर उसका प्राइस कम हो तो हम उसको नहीं खरीदेंगे, राइट? अच्छा, एक चीज दिमाग में रखना बहुत ज्यादा, हमेशा के लिए भूलना मत, कि प्राइस ऑफ बॉन्ड्स में और मार्केट के इंटरेस्ट रेट में, मैं रिपीट कर रहा हूं, प्राइस ऑफ बॉन्ड्स में और मार्केट के इंटरेस्ट रेट में कैसा रिलेशनशिप होता है? इनवर्स रिलेशनशिप होता है, ठीक है? इस चीज को टॉप पे लिख लो, प्राइस ऑफ बॉन्ड्स में और मार्केट इंटरेस्ट रेट में
इनवर्स रिलेशनशिप होता है। अब आप इस चीज को ऐसे समझ सकते हो, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, मैं समझने की कोशिश ऐसे कर रहा हूं। आप खुद सोचो, ये वैल्यू इक्वल चल रही है, ये तो आप मानते हो। अच्छा, इसमें तो आप सही मान, इसमें तो नहीं कुछ गलती चल रही है, सही चल रहा है। अगर सप्लाई ऑफ बॉन्ड ज्यादा है, इसका मतलब प्राइस ऑफ बॉन्ड बेसिकली कम है। प्राइस ऑफ बॉन्ड, एम राइट हियर, मतलब एक आउटकम आया, प्राइस ऑफ बॉन्ड कम है। अच्छा, इसको रखो आप एक फेस। अब वाला फेस देखना, रियल मनी डिमांड मोर देन रियल मनी सप्लाई। मनी सप्लाई कम है, मनी डिमांड ज्यादा है। अब मुझे बताओ, पैसे की डिमांड ज्यादा है, पैसा मार्केट से आता है, पैसे को हम लोग मांगते हैं, लोगों से उधार ले रहे हैं। अच्छा, लोग फ्री में नहीं देते, तो सगे नहीं है हमारे, हमें वो इंटरेस्ट रेट पे देते हैं। तो अगर पैसे की डिमांड ज्यादा है, मनी की डिमांड ज्यादा है, तो इंटरेस्ट रेट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? तो यहाँ अगर ये चीज ज्यादा है, तो इससे इंटरेस्ट क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो मैं सही कह रहा हूँ ना? लॉजिकल तो मेरा सही स्टेटमेंट है। और अभी तक तो मैं आपको सिर्फ एलएम तक आया भी नहीं हूँ, कुछ कंसेप्ट डिस्कस कर रहा हूँ एक बार। दूसरी इसका वाइस वर्सा आप कर लेना ऑटोमेटिकली, इसका कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, वाइस वर्सा हो जाएगा। दूसरी बात गाइस, अब क्या हो गया है, एक मनी मार्केट हो गया। दिस इज बेसिकली दिस इज द मनी मार्केट, और इसे हम बोलेंगे बॉन्ड्स मार्केट। अच्छा, बॉन्ड्स मार्केट वाला कंसेप्ट इतना ही है कि अगर भैया सप्लाई ऑफ बॉन्ड ज्यादा होगा तो प्राइस उसका कम होगा, और डिमांड फॉर बॉन्ड ज्यादा होगा, उसका प्राइस ज्यादा होगा। ठीक है, हम लोग क्या डिस्कशन कर रहे हैं? हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं मनी मार्केट। तो हम लोगों को उठाना क्या है? हम लोगों को ये उठाना, और उसके लिए मुझे ये कंसेप्ट क्लियर कर, देखो अभी तक तो हम लोग कंफ्यूज होंगे, क्यों? ये तो हम एक ओरल डिस्कशन ही कर रहे हैं ना, ये ज्यादा, ये ज्यादा, ये कम, ये कम, तो ओरल डिस्कशन है, कंफर्म चीजें थोड़ी है। कंफर्म से एक ही चीज है, कंफर्म वो चीज है कि इन दोनों का सम मिलके 0 हो रहा है, ये कंफर्म है, इसको कोई नहीं बदल सकता। इसका सम 0 हो रहा है, ये हर जगह गलत हो सकता है, मतलब डिबेट हर जगह हो सकता है, एक जगह को छोड़कर। क्या अगर ये पूरी इक्वेशन 0 के बराबर हो जाए, पूरी इक्वेशन मतलब ये टर्म, ये भी 0 के बराबर हो जाए, अगर ये 0 के बराबर होगा, तो L इज इक्वल टू M बाय P हो गया, और इसी को आप क्या बोलते हो? LM इक्वेशन। पता लगा LM इक्वेशन कहां से उठ के आई? LM इक्वेशन उठ के आई यहां से। वो तभी पॉसिबल हो सकती है जब ये स्टेटमेंट 0 हो, और वो 0 होने का मतलब जब हम लोग बॉन्ड मार्केट को इक्विलिब्रियम में ले आए। बॉन्ड मार्केट का मतलब जब डिमांड फॉर बॉन्ड इक्वल्स टू सप्लाई ऑफ बॉन्ड होगा, बराबर होगा, तब जाके मनी मार्केट का LM इक्वेशन डिराइव्ड होगा। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ L, राइट? और ये जो L है ना, L ये है KY माइनस का HI। अभी मैं सिखाऊंगा आपको एक एक करके, KY माइनस का HI। कुछ फर्क मिला पुरानी नॉलेज से? दिस इज द डिफरेंस, वेरी वेरी डिफरेंस। ठीक है, तो इस चीज का आप दिमाग में रखना। छोटा, मैं बहुत ज्यादा डिटेल नहीं करूंगा, छोटा सा नोट लिखवा देता हूं, ठीक है, जो फिर मैं इसको इस पे ही रोक दूंगा, वो नोट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि फिर वो इंपॉर्टेंट रहेगा। अभी तो लग रहा होगा यार लिखवा रहा है ये, लेकिन वो आगे चल के काम में आएगा। कंटिन्यू लिखना गाइस। बोलो, इट रिप्रेजेंट्स ऑल कॉम्बिनेशंस ऑफ, it represents all combinations of y comma I. It represents all combinations of y comma I. y comma I. It represents all combinations of y comma I. आगे लिखना, such that money market और asset market is in equilibrium. जाना ना गाइस, मनी मार्केट को एसेट मार्केट बोलते हो आप। मनी मार्केट और एसेट मार्केट इज इन इक्विलिब्रियम, फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन में लिखना। अच्छा, इट रिप्रेजेंट्स ऑल कॉम्बिनेशंस ऑफ y comma I such that money market और एसेट मार्केट इज इन इक्विलिब्रियम, राइट? फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन में लिखना, इन द न्यू केनेडियन मॉडल, it was assumed that all real wealth के ब्रैकेट में लिख लेना W/P, real wealth
WP लिख लेना। इफ हेल्ड either in terms of money, either in terms of money or in terms of bonds, either in terms of money or in terms of bonds। अच्छा, एक बहुत बेसिक सी बातें भी लिखवा रहा हूं, जो है तो बहुत बेसिक सी लेकिन पता होना चाहिए। नीचे लिखना मनी, मनी एरो बना लेना। मनी क्या होता है बेसिकली, क्योंकि यहाँ पे मनी की बात हो रही है। करेंसी इन सर्कुलेशन, currency in circulation which do not give any interest rate, which do not give any interest rate, right? नीचे लिखना bonds, it is a financial asset, it is a financial asset, it is a financial asset which gives a fixed amount of return, which gives a fixed amount of return on market investment, amount of return on market investment। ठीक है, फिर ये वाली इक्वेशन लिख लेना आप लोग, L प्लस का DB प्लस का W/P एक बार लिख लो, फिर इसके बाद भी लिखवा दूंगा मैं आगे। लिखना टू मेंटेन प्रॉपर स्टेबिलिटी, नेक्स्ट टाइम में लिखना इसको लिखने के बाद इक्वेशन को, टू मेंटेन प्रॉपर स्टेबिलिटी, कॉमा प्रॉपर स्टेबिलिटी, कॉमा द थ्योरी एडवाइसेस दैट सप्लाई ऑफ मनी एंड सप्लाई ऑफ बॉन्ड्स by policymakers should exactly match the, by policymakers should, supply of bonds by policymakers should exactly match the real wealth in economy, match the real wealth in economy। फिर वाली इक्वेशन लिख लेना, M/P plus SB is equals to W/P, वाली सेकंड वाली। ठीक है, M/P प्लस SB प्लस का W इज इक्वल टू W/P। ठीक है, क्लियर, फुल स्टॉप, मतलब ये हो गया यहाँ। ठीक है, ओके, यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई। अब हम कल मतलब हाँ जो भी क्लास होगी वो मैं शेड्यूल वगैरह, पहले मैं चाह रहा हूँ खुद ही की क्लास थोड़ी सी खींच जाए। अब मेरी इतनी टेंशन ना लेना, मैं हमारा कंज्यूमर थ्योरी भी हो रहा। हाँ एक चीज और है, मेरे जो स्टूडेंट न्यू जुड़े हैं, ठीक है, जुलाई में भी और फिर अभी भी, तो फिर मैं बैकअप दूंगा। तो ऐसा नहीं कि मेरी क्लास नहीं है, क्लास होंगी, मेरी बैकअप के नुमा होंगी, मैं क्या टॉपिक बता दूंगा। तो अगर किसी को रिपीट भी करना हो या आना हो, जो भी है आपको पता लग जाएगा। ठीक है, ठीक है, ऐसा कर लेंगे हम लोग। नहीं एम्बारी होता है, ये कांस्टेंट होता है, एक्सोजीनियस होता है। नहीं ये एक्सोजीनियस होता है, ऑटोनोमस नहीं, एक्सोजीनियस। ऑटोनोमस तो वो होते हैं जिसकी इकोनॉमी मीनिंग नहीं होता। नहीं समझे नहीं, इसका कांस्टेंट का मतलब ये होता है कि ये डिसाइडेड बाय द सेंट्रल बैंक, मनी सप्लाई सेंट्रल बैंक डिसाइड करेगा। इंटरेस्ट रेट और इनकम मार्केट में, इंटरेस्ट रेट और इनकम इसको कोई इंपैक्ट नहीं डालने वाले, इसलिए मनी सप्लाई कांस्टेंट बोला जाता है, लेकिन लिखा जाता है। ठीक है, हाँ तो मनी सप्लाई तो यही हो गया, और जो मनी डिमांड है वो एल हो गया। आज मैं बताता हूँ, जो एल होता है ना वो KY माइनस का HI होता है। एल जो होता है वो रियल मनी डिमांड होता है, और जो होता है वो मनी सप्लाई के बराबर होता है। ठीक है, वो मनी सप्लाई के बराबर होता है, जिसे हम कहते हैं M/P। यहीं से LM की शुरुआत हुई है, और इसे लिक्विडिटी प्रेफरेंस के नाम से बोलते हैं इसको। ठीक है, और कोई डाउट? हाँ पूछो बेटा। कितना गवर्नमेंट क्या क्या बोलो, फिर बोलना। नहीं नहीं नहीं, इसमें गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होते हैं ब्रदर।
जो तुम कहना चाहते हो ना गवर्नमेंट परचेजेस, वो अलग चीज हो जाती है। वो बॉन्ड मार्केट की बात है। देखो दो तरह की चीजें हो सकती हैं। अगर गवर्नमेंट इनसाइड द इकोनॉमी परचेजेस कर रही है सिक्योरिटीज को, तो इंटरस्टेट इफेक्ट होगा, और वो भी इंटर क्योंकि बॉन्ड मार्केट इफेक्ट हो रही है ना, ये वाला। और अगर आउटसाइड दी कंट्री तो एक्सचेंज रेट इफेक्ट होगा ब्रदर। वो चीज अलग है, जो तुम पूछ रहे हो ना वो डिफरेंट है। हाँ है ना, मतलब उसका यहाँ पे रोल नहीं है। हाँ, जो अल्फा वो डेल जी है वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है। अभी बेसिक लेवल पे इतना समझ लेना कि गवर्नमेंट फाइनेंसिंग करती है अपने डेफिसिट्स को, ऐसा समझ लेना। ठीक है, और कोई डाउट किसी को? बेटा आपको कोई डाउट किसी को? बाकी निकोलसन का क्या हाल है? कुछ हशर बुरा क्या आप लोगों ने? चैप्टर 3 हो गया था, 4 हो गया, क्योंकि मैं एक दिन आपको पकड़ लूंगा और चैप्टर 3 चैप्टर 4 के क्वेश्चन को टिक करके दे दूंगा जी, मुझे सॉल्व करके दे दो। मैं किसी दिन पकड़ लूंगा आप लोगों को, मतलब माइक्रो में। और मैक्रो में तो चलो है नहीं, उसमें तो मैं आपको असाइनमेंट, मैक्रो में मैं आपको 2 तरह के असाइनमेंट प्रोवाइड करूंगा, एक थ्योरेटिकल और एक न्यूमेरिकल। ठीक है, थ्योरेटिकल तो इतना मैटर नहीं करता, न्यूमेरिकल मैटर करेगा बहुत ज्यादा, वो देख लेंगे हम लोग। बट पहले मैक्रो पे मैं बताओ। मैक्रो तो ऐसी है कि जब मैं कह दूंगा, क्योंकि मैक्रो में क्या है, कनेक्टिविटी बहुत सारी है, तू इधर से भी आ जा, तू उधर से भी आ जा। हाँ, लेकिन माइक्रो स्ट्रॉन्ग कर लो तुम लोग, चैप्टर 3, 4, 5, 6। हाँ, 3 to 6 ट्राई करो, विद इन 10 to 15 डेज खत्म करके सीधे इधर उधर करो। ठीक है जी, एक मिनट में क्लास में जाओ। ठीक है फ्रेंड्स, मेरी बात समझ में आ गई? विद इन 10-15 डेज आप निकोलसन के 3 to 6 चैप्टर पढ़ लो। फिर हम लोग क्या काम करेंगे, मतलब ये हमारी प्रिपरेशन से अलग रह रहा है। मतलब एक तो मैं पढ़ा रहा हूँ, एक मैं रिकॉर्डिंग अपलोड कर रहा हूँ, दोनों चीजें चल रही है हमारी, बट ये अलग चीजें भी चलेंगी, ये आपकी प्रैक्टिस पे चलेंगी। फिर हम पहले बैक क्वेश्चन कर लेंगे, मतलब बैक क्वेश्चन इज मोर देन इनफ, काफी है। ठीक है, उसके बाद असाइनमेंट वगैरह देख लेंगे हम लोग। ठीक है, लेकिन होमवर्क से पहले नहीं दूंगा मैं असाइनमेंट, फायदा क्या? और बेटे ऑनलाइन वाले भी होमवर्क जरूर करो, 3 to 6 जल्दी निपटाओ। नहीं 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 नहीं, डॉन मैक्रो को हमने होमवर्क दिया नहीं ब्रदर। जिस दिन मैं बोलूंगा मैक्रो पढ़ो, उस दिन पढ़ना जहां से बोलूंगा पढ़ने के लिए। मैं मैक्रो में आपको कुछ शॉर्ट नोट्स दूंगा, ठीक है, सिर्फ एक ही जगह से पढ़ाऊंगा, सिर्फ अपने नोट्स में। तो मैक्रो को जो तुम खुद पढ़ोगे ना, तो फ्रेंड सिर्फ थ्योरेटिकल के लिए पढ़ोगे मैक्रो को, क्योंकि न्यूमेरिकल तो मैं ही सिखाऊंगा आपको सारा। जो आप तुम खुद पढ़ रहे हो वो थ्योरी के लिए पढ़ रहे हो, तो थ्योरी आप खुद भी पढ़ सकते हो। ठीक है बेटा, चलो मैं क्लास ऑफ कर रहा हूँ, ये ऑनलाइन वाली क्लास।